तो हेलो मेरे यारो, द हेवनली मून के इस अमेजिंग एपिसोड में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो जैसा कि हम सभी लोगों ने लास्ट एपिसोड में देखा था कि ओल्ड मैन उन शराबियों के पास से उनकी लड़कियों को उठाकर अपने साथ लेकर जाते हुए योंग से कहते हुए जाता है कि वे बंदे कम से कम हाफ मार्शल आर्टिस्ट हैं और मैंने उनकी बंदियों को उठा लिया है, तो वे गुस्से में होंगे। तो यह तुम्हारे लिए लाइफ डेथ बैटल की तरह होगा जब उनके साथ तुम लड़ोगे। तो इसलिए जाओ और अपनी शक्ति दिखाओ और उनकी गुत्ती सुझा दो। और वे बंदे भी तलवार लेकर बिल्कुल रेडी थे उसके साथ लड़ने के लिए। और इस एपिसोड की शुरुआत में हम सबसे पहले कुछ दिन पहले का सीन देखते हैं जब यहाँ पर योंग को ट्रेनिंग दिया जा रहा था। और हम देखते हैं यहाँ पर योंग कुछ खरगोश को अपने साथ पकड़कर लाया होता है और वहाँ पे हुए कह रहा होता है, खैर खैर आखिरकार तो मैंने इन सभी को पकड़ ही लिया। मुझे ये कम से कम 10 मिले हैं। तो हम देखते हैं दूसरी ओर से वर्ल्डमैन भी यहाँ पर कुछ जंगली सुअरों को पकड़ कर लाया होता है और कहता है कि जैसा मैंने भी वादा किया था, मैंने भी यहाँ पर 10 पकड़े हैं, लेकिन मुझे लगता है शायद मेरे पास कुछ और समय था तो मैंने कुछ और को भी अधिक पकड़कर अपने साथ ले आया है। तो हम देखते हैं ये सुनकर योंग कहता है कि ओल्ड मैन, तुम यहाँ पर दूसरों के अचीवमेंट्स पर पानी फेरने के लिए काफ़ी हो। मतलब कि इस बंदे ने इतनी मेहनत करके 10 खरगोश पकड़े और वो इतने समय में कह रहा है कि खाली था तो और भी पकड़ लिया। और फिर हम देखते हैं इन खरगोश और उन जंगली सुअरों को यहाँ पर मस्त टांग कर ग्रिल किया जा रहा होता है और वहाँ आवाज़ आ रही होती है कि पालती मार कर बैठो या फिर कुछ और करो, लेकिन तुमको अपनी किवाई को कंट्रोल में रखना होगा। आपको स्ट्रांग होने के लिए हर स्थिति में बैठते उठते पीटते मारते खाते पीते समय अपनी बॉडी में किवाई को सर्कुलेट करता रहना होगा। हम देखते हैं योंग को जहाँ एक जंगली सुअर को उठाकर अपने मतलब कि किवाई को फॉलो कर रहा होता है, अपनी ट्रेनिंग कर रहा होता है। इधर ओल्ड मैन खाना पकाते हुए कह रहा होता है कि आदर्श यही है, मतलब कि नियम यही है कि किसी भी स्थिति में अपने शरीर की किवाई को बिल्कुल एक तरह से नॉर्मल सर्कुलेशन की तरह कन्वर्ट कर दो, जैसे तुम आराम से ब्रीथिंग करते हो। आप स्थिर बैठे हुए हो, युद्ध कर रहे हो या फिर किसी समान स्थिति में ही क्यों ना हो, लेकिन आपको इसके लिए सक्षम होना होगा कि आप हर स्थिति में अपनी बॉडी में अपनी किवाई को सर्कुलेट करा सके। यदि आप यहाँ पर केवल कुछ जंगली जानवरों को पकड़ने के शिकार करने के टाइम ही अपनी किवाई को अपनी बॉडी में फ्लो करते हैं तो उतनी सी ट्रेनिंग कुछ नहीं होगी। तो योंग यहाँ पर कह रहा होता है उस सुअर को उठाते हुए कि निश्चित तौर पर मेरा शरीर काफ़ी हल्का और स्ट्रॉन्ग भी है, लेकिन मैं आसानी से थक जाता हूँ। स्टेमिना कम है बंदे के पास। घूमते समय अपनी किवाई को मैं उतनी अच्छी तरीके से कंट्रोल नहीं कर पाता हूँ। ओल्ड मैन फूक मारकर उस खरगोश को देखते हुए कह रहा होता है कि आपके लिए ये आसान नहीं होगा, क्योंकि किवाई को बनाए रखना एक मार्शल आर्टिस्ट का मूल सिद्धांत होता है, कोर होता है, स्टार्टिंग फेज होता है। लेकिन एक मास्टर के लिए यह भी कठिन होता है, बट अगर तुम इसे ट्रेन करते रहो तो तुम भी कर पाओगे। और वह कहता है इसलिए हम उन लोगों पर छाप मारेंगे जिन्होंने तुम्हारी बहन की बेइज्जती की थी और उसे अपमानित कर वहां से भगा दिया था। इसलिए मुझे लगता है कि वे तुम्हारे ट्रेनिंग के लिए बिल्कुल सही शिकारी होंगे। और मांझी ने भी कहा, वह छोटा लुटेरा डाकू चोर जो भी कह लो, वह उसने कहा कि वे शक्तिशाली मार्शल आर्टिस्ट फैमिली से बिलोंग करते हैं। और जहाँ तक मैं जान पा रहा हूँ उनके बारे में जानकर कि वे एक ऐसे परिवार से बिलोंग करते हैं जो यहाँ पर पीढ़ियों से बसे हुए हैं और उनके वे परपोते के परपोते हैं, तो उनके ऊपर कुछ खास जिम्मेवारियाँ नहीं हैं। इसलिए वे यहाँ पर बेपरवाह होकर एक मतलब कि अपनी ट्रेनिंग कर रहे हैं किसी खुले एरिया में। और मुझे नहीं लगता है कि वे उतने कुछ खास मार्शल मास्टर होंगे, इसीलिए तुम्हें उन्हें हराना काफ़ी होगा और वे तुम्हारे लिए बिल्कुल परफेक्ट अपोनेंट भी होंगे, क्योंकि वे इतने भी शक्तिशाली मुझे नहीं लगते हैं, क्योंकि वे मौज मस्ती कर रहे होंगे और उतना कुछ खास ट्रेनिंग नहीं कर रहे होंगे। तो यहाँ पर योंग को देखते हैं जो जंप लगाकर नीचे उतरता है सुअर के साथ और कहता है कि मैं भी वह जानता हूँ और मैं उन्हें जान से मार डालना चाहता हूँ। तो हम देखते हैं ओल्डमैन कहता है कि हम रात को चलेंगे, अगर तुम इस तरह बिना सोचे समझे उनसे लड़ोगे तो मारे भी जा सकते हो, क्योंकि योंग अभी जाने का बात कर रहा होता है। तो हम देखते हैं वो फिर से ओल्डमैन कहता है कि हो सकता है कि वे यहाँ पर ट्रेनिंग में ढील बत्ती करते होंगे, लेकिन उनका एक्सपीरियंस और उनके मार्शल आर्ट टेक्निक्स का ज्ञान तुमसे अधिक होगा। तुमको यहाँ पर शांति से एक अच्छी स्ट्रेटेजिस्ट बनाकर आगे बढ़नी चाहिए अच्छी योजना के साथ, ताकि तुम्हारी जीत 100% हो सके। और वो उसे कहता है कि लेकिन फिर भी मैं यह बिल्कुल भी तुमसे कहूँगा कि अगर तुम उनमें से किसी को नहीं निपटा पाए तो तुम वहीं पर मारे जाओगे। अगर मैं वहाँ पर देख लूँगा कि कोई ऐसा बंदा होगा जो तुम्हें मार सकता है तो मैं सबसे पहले उसे ही निपटा दूँगा। और इसीलिए ओल्ड मैन सबसे पहले वहाँ एंट्री मारा था, लेकिन वहाँ पे कोई वैसा बंदा दिखा नहीं तो लड़कियों को उठा लिया और चलते बना। और लेते वक्त कह रहा होता है आखिरकार इससे तुम्हें तो कोई दिक्कत नहीं होगा। और किसी लड़ाई में पूर्ण निष्पक्षता कभी किसी की नहीं होती है, कि सियोरिटी 100% नहीं होती कि भाई तू ही जीतेगा, अगला बंदा भी किसी टाइम तुमको पेल सकता है। और वो कहता है कि आप जो भी करेंगे उसके लिए बिल्कुल तैयार होकर करेंगे, सोच समझ कर और अपने जीवन को दांव पर लगाकर और अपनी पूरी जान लगाकर, इसमें कोई कमी नहीं होनी चाहिए। तो योंग वहाँ पर हाँफते हुए कह रहा होता है हाँ हाँ ठीक है, मैं इसके लिए मैं बिल्कुल तैयार हूँ और मैं भी इस बात को अच्छी तरह से जानता हूँ और इसे मैंने काफ़ी नज़रों से देखा है अपने सामने से और वाकिफ़ हूँ इन चीज़ों से। और फिर हमें दिखाया जाता है एक मस्त थंबनेल जहाँ पर योंग अपना पेंट ढीला करके मतलब तैयार हो रहा होता है लड़ाई के लिए, अपना सारा तैयारी कर रहा होता है। उसके बाद फिर हमारा सीन वापस यहाँ प्रेजेंट में आ जाता है, जहाँ पर योंग अपनी क्यूआई एनर्जी को अपनी बॉडी में फ्लो कर रहा होता है और वह गुस्से में एक और घूर कर देखता है, जहाँ वे बंदे भी तलवार और अपने भाले लेकर तैयार होते हैं और वे बंदे भी इसी की ओर घूर कर देख रहे होते हैं। तो फिर योंग दूसरी ओर देखता है
तो यहाँ पर दोनों ओर के बंदे होते हैं, मतलब कि इतना लंबा होता है कि यहाँ काफ़ी सारे बंदे जमा हैं और यूँ करा होता है कि वो वैसे ही दिख रहे हैं जैसे ओल्ड मैन ने कहा था। ये सब मतलब कि आधे मार्शल आर्टिस्ट लगते हैं और उतने ज़्यादा पावरफुल नहीं लगते हैं। तभी हमको यहाँ पर उनकी ओर देखते हुए ओल्ड मैन की एक बात याद आती है, जो ओल्ड मैन ने कहा था कि मेरी तरफ से तुम्हारे लिए एक सलाह है। जब तुम उन ग्रुप मार्शल आर्टियों से लड़ने के लिए उनके सामने आओगे और उनका लीडर जो तुम्हारे बिल्कुल फेस टू फेस में होगा और तुम्हें अपना इंट्रोडक्शन दे रहा होगा और हम देखते हैं वो वहाँ पर आकर कहता है कि आखिरकार तू कौन है? और हम वहाँ पर आवाज़ आती है कि वह तुम्हें सबसे पहले अपना परिचय देगा और डराने की कोशिश करेगा। और यहाँ पर ये बंदा बोल ही रहा होता है कि मैं बुकवान किले के जंग फैमिली का चौथा बेटा रेड फिनिक्स स्वॉर्ड जंगचू हूँ। और हम देखते हैं तभी यूँगा बहुत तेज़ी के साथ बढ़ता है और उसके पेट पर धरकर एक मुक्का मारता है। ओल्ड मैन की आवाज़ आती है कि यह वही समय होगा जब तुम उस पर एक अचानक वाली अटैक कर सकते हो। सडन अटैक करने से तुम्हारे पास बहुत अच्छा अपॉर्च्युनिटी होगा, समय होगा। फिर भी तुम अकेले उस किवाई के साथ अपनी जितनी एनर्जी उसके साथ लड़ नहीं पाओगे। इसलिए तुम्हें मैं यहाँ पर सबसे पहले एक बेसिक अटैकिंग टेक्निक बता देता हूँ, जो कि बहुत ही बेसिक लेवल की है और यह तुम जल्द सीख पाओगे। यह एक सरल टेक्निक है लेकिन काफ़ी अच्छी है। और हम देखते हैं यहाँ पर योंग ने उसी टेक्निक का उपयोग किया होता है और उसी के साथ वह उसके पेट पर जोरदार पंच मारता है और दूसरा बंदा यहाँ पर तलवार लगा कर इसे मारने ही वाला होता है। लेकिन वहाँ पर आवाज़ आ रही होती है कि अपनी बॉडी की पूरी किवाई को इकट्ठा करके अपने पंच पर लाकर एक पॉइंट पर उसकी बॉडी में तुम्हें रिलीज करना है। और हम देख पा रहे थे उस पंच की पावर को, जो कि यहाँ पर पूरी जोरदार तरीके से इस बंदे पर रिलीज हुई होती है और ये बंदा अब काफ़ी देर तक हिल डुल नहीं पाएगा शायद। और वह कहता है कि यहाँ पर ओलिन की एक ही बार में तुम्हें उसे फोड़ डालना है, उस पर फूट पड़ना है। और यह जो टेक्निक तुम्हें सिखा रहा हूँ यह है अंडरग्राउंड बुद्धा पाम। और हम देखते हैं इस पाम अटैकिंग की वजह से यहाँ पर योंग की बॉडी से एनर्जी निकल रही होती है और बाकी बंदे कह रहे थे होली शिट, आखिरकार ये क्या है, ये जंक, इसकी इतनी हिम्मत। और वे सारे बंदे इसे चारों ओर से घेरना स्टार्ट कर देते हैं। तभी योंग तुरंत ही उसे छोड़ता है और साइड में हटते हुए तेजी के साथ उस एरिया पर जाता है जहाँ पर कोयले से रखी एक बर्तन होती है, जिसकी वजह से वहाँ चारों ओर रोशनी हुई होती है। और हम देखते हैं वह उस बर्तन को नीचे जमीन पर गिरा देता है और वहाँ पर धुआं धुआं कर देता है, अंधेरा होने लगता है। तो हम देखते हैं वहाँ के बंदे बात करने लगते हैं कि ये क्या, हमारे सामने की स्क्रीन बिल्कुल अंधेरी हो रही है, हमें कुछ भी नहीं नजर आ रहा है। उस जंग कमीने ने, उस दुष्ट ने आखिरकार ऐसी करने की हिम्मत कैसे की? दूसरा कह रहा होता है वह हमें यहाँ पर अंधकार में डालना चाहता है ताकि हम उस पर हमला ना कर सकें। तभी हम देखते हैं योंग का एक जोरदार मुक्का आता है और सीधे इस बंदे के चेहरे पर पड़ता है, जिसकी वजह से यह सीधे वहीं पर गिरकर ढेर हो जाता है। और योंग तुरंत ही आगे की ओर बढ़ता है और दूसरे बंदे के फेस पर एक जोरदार किक मारता है। तभी उसके पीछे से एक और बंदा अपनी स्वॉर्ड को निकाल कर उसको कंधे को काटने के लिए जा रहा होता है, बट योंग तुरंत ही पलटने के साथ उसके हैंड को पकड़ता है और वो उसके हैंड को वहीं पर मोड़ोड़ कर उसके ठुड्डी पर एक जोरदार कोहनी अटैक मारता है। और हम देखते हैं उस अटैक को उस पर पड़ते हुए देख उसका पीछे का दोस्ती जो होता है वो चिल्लाते हुए कहता है, हरामी तेरी इतनी हिम्मत। और हम इस आवाज़ को सुनने के साथ योंग तुरंत ही बहुत तेज़ी के साथ पलटता है। पलटने के साथ इस बंदे के पीठ के पीछे आकर एक जोरदार मुक्का मारता है, जिसकी वजह से इसके कंधे यहीं पर लॉक हो जाती है और यह सीधे ज़मीन पर गिर जाता है। और हम देखते हैं यहाँ पर चारों ओर बंदों को ढेर लगाई गई होती है और ये बंदे जो होते हैं खुद को संभालते हुए उठ रहे होते हैं और कहते हैं कि वह कमीना, उसकी इतनी हिम्मत, और ये लोग बस यही कर पा रहे होते हैं। और ये लोग इधर-उधर देख रहे होते हैं, कहते हैं कि वह बेवकूफ़ यहाँ अंधेरे में छुपा हुआ है, हमें बिल्कुल भी नहीं नज़र आ रहा है, कोई तो फ्लेम जलाओ। और हम देखते हैं तभी एक जोरदार मुक्का आता है और इस पर पड़ता है, फिर दूसरे बंदे पर भी पड़ती है। मतलब जो-जो आवाज़ कर रहे होते हैं उन सभी को यहाँ पर कूटा जा रहा होता है और वे सारे बंदे अंधेरे में हैरान होते हैं और एक दूसरे पर ही अटैक कर रहे होते हैं कि, और वो कह रहे होते हैं तुम बेवकूफ़, आखिरकार तुम क्या कर रहे हो? और फिर कोई कहता है अरे रे, तुम मुझे मार रहे हो। और फिर हम देखते ही होंगे यहाँ पर उनकी आवाज़ों को सुनने के साथ उनको फॉलो करते हुए उन्हीं बंदों को कूट रहा होता है और कह रहा होता है उसने मुझे यहाँ पर देख लिया, मैं उसे यहाँ पर देख सकता हूँ। बट हम देखते हैं उसके पीछे तो बंदे आपस में ही लड़ रहे होते हैं। फिर योंग को यहाँ पर फाइटिंग करते वक़्त रेड बाल ताहो की याद आती है, जो इसने इसे एक बार कहा था, जब आप एक बड़ी सेना से कम संख्या के सेना के साथ लड़ना चाहते हो तो उसके लिए सबसे अच्छा है रात्रि में छिपकर उन पर हमला करना। और यदि उनकी दृष्टि सीमित होगी, वे कुछ ज़्यादा देख नहीं पाएँगे और उन पर अचानक हमला हो गए तो वे अपने दोस्तों को ही अपने हमले के साथ मार डालना स्टार्ट कर देंगे और वे लोग बिल्कुल भी हमसे नहीं डर पाएँगे। तो ये आपके लिए सबसे अच्छा मौका होगा जब आप अपने दुश्मन को वहाँ पर बेबस कर उन पर हमला कर उन्हें नष्ट कर सकते हैं। हम देखते हैं यूँ कह रहा होता है कि तुम्हारा आभारी रहूँगा, तुमने जो यह टेक्निक बताई थी लोगों पर वार करने की। और हम देखते हुए यहाँ पर लड़ ही रहा होता है, उन बंदों की तलवारों से अटैक से बच ही रहा होता है और उन्हें जोरदार फाइस्ट पर फिस्ट दिए जा रहा होता है। तब तक हम देखते हैं यह बंदा अपनी खून की खाँसी के खाँसने के साथ उठते हुए कह रहा होता है कि डैम, आखिरकार तुम सभी लोग क्या कर रहे हो? एक साथ अपनी एनर्जी रिलीज़ करो, अपनी किवाई एनर्जी का उपयोग करो, उसके साथ सेंस करो और अपने साथियों और अपने दुश्मन को फ़ेल करो। आखिरकार तुम बेवकूफ़ लोग उसके जाल में कैसे फँस सकते हो? अगर हम इस तरीके से उस पर फँस गए तो हमारे परिवार के एल्डर्स हमें मार डालेंगे, वे हम पर बहुत ही अपमानित महसूस करेंगे। तो अपने ध्यान को केंद्रित करो। और हम देखते हैं करने के साथ अपने तलवार में अपनी ऑरा को डाल रहा होता है और वो कहता है कि यदि आप बेवकूफ़ यहाँ पर उसे महसूस नहीं कर सकते तो अपने साथियों को महसूस करो और उस पर इंतज़ार करो जब तक वह हिलता-डुलता नहीं है। उसी के साथ उस पर अटैक करो, उसे ख़त्म करो। और यूँ कह रहा होता है कि शिट! आखिरकार इनका लीडर ये उठ गया। मैंने उस पर इतना ज़ोरदार अटैक किया था, इसके बावजूद भी वह यहाँ पर वापस से खड़ा हो गया। वह तुरंत ही इस चीज़ से, इस झमेले से, इस हिचकिचाहट से बाहर निकल गए उठने के साथ ही।
आखिरकार मैं इतने जादू के साथ अब इनकी सतर्कता के साथ इन पर कैसे हमला करूँ? वे बेवकूफ़ अब और भी यहाँ पर एक शब्द के साथ मुझ पर हमला कर देंगे, मुझ पर टूट पड़ेंगे और वह उनकी ओर देखते हुए सोच रहा होता है कि अचानक करने का हमला अब यहाँ पर नष्ट हो चुका है, अब यह काम नहीं करेगा। और योंग को देखते जो पहले अपनी बॉडी में अपनी एनर्जी को ठीक से कंडेंस करता है, इकट्ठा करता है, कहता है कि अब और यह काम नहीं करने वाला है, तो अब मेरे पास एक ही चीज़ है जो मुझे सबसे पहले करनी चाहिए। और हम देखते हुए यहाँ पर एक स्टेप को लेता है और बहुत ही तेज़ी के साथ आगे की ओर बढ़ता है और एक बंदे के गले पर एक जोरदार अटैक करता है। जो बंदा है इस पर इसको फ़ील किया होता है। इसी के साथ दूसरा बंदा भी इसे फ़ील कर पाता है, तो वह भी यहाँ पर तुरंत ही अपने स्वॉर्ड अटैक के साथ इसके कंधे को काटने की कोशिश करता है। बट हम देखते हैं योंग को जो यहाँ पर उस दूसरे बंदे को सँभालने के साथ इस पर एक ज़ोरदार किक अटैक करता है, जिससे ये भी बचने की कोशिश करता है, बट बच नहीं पाता है। और फिर यह वापस से इसके सामने वाला जो बंदा होता है, वह इसके कंधे पर इस समय का फ़ायदा उठाते हुए एक ज़ोरदार पंच मारते हुए कहता है कि तुम पंक, आखिरकार हमने तुम्हें पकड़ ही लिया है। और हम देखते हैं यहाँ पर यूँ अपने पास से एक मतलब कि भाले को लेकर, डंडे को लेकर उसी को यहाँ पर कूट रहा होता है। उसी डंडे की मदद से बाकियों से लड़ रहा होता है। बाकी बंदे भी इसे यहाँ फ़ील करने के साथ इस पर टूट पड़े होते हैं, इस पर एक साथ हमला कर रहे होते हैं। ये ऐसा करते हुए देख यहाँ पर यूँ अपने फिस्ट को बनाता है और कहता है कि ग्रेट बुद्धा पाम। और हम देखते हैं इस ग्रेट बुद्धा पाम की एनर्जी इतनी होती है कि जिसको मारने के साथ सामने के बंदे पर इतना ज़्यादा प्रेशर रिलीज होता है कि वो एक के साथ ही पीछे धकेले जाते हैं। बट एक मोटा बंदा तेजी के साथ अपने रेड स्वॉर्ड के साथ आगे की ओर बढ़ता है और कहता है कि आखिरकार तुम्हारी इतनी हिम्मत, आप मेरे इस स्वॉर्ड के अटैक को चको, क्विक स्वॉर्ड, क्विक वन स्वॉर्ड स्लैश। और हम देखते हैं इसी के साथ योंग उसके जो स्वॉर्ड स्लैश होता है उससे बचने के लिए अपने हाथ को आगे की ओर लाता है और उसके स्वॉर्ड को अटैक को अपने मतलब एक हैंड से दबाते हुए सप्रेस कर देता है और उस पर सामने वाले बंदे के जोरदार बाबू पर एक जोरदार लात मारता है, जिसकी वजह से उसकी चीख निकलती है। और दूसरा बंदा जो यह देखा होता है वो कहता है तुम्हारी इतनी हिम्मत। और हम देखते हैं वह भी यहाँ पर उस पर हमला कर पाता है अपने जोरदार पंच से। तो योंग उसे अपने दोनों हाथों को सामने की ओर लाते हुए रोकता है और फिर योंग अपने हाथों में कुछ उठाता है और हम देखते हैं वो मिट्टी होती है और उसी के साथ वह इसके आंखों में देकर छींट मारता है, जिससे इस बंदे को सामने की ओर कुछ भी दिखाई नहीं देता है। इस बड़े हट्टे कट्टे बंदे को योंग सीधे वहीं पर टेक डाउन कर देता है। और हम देखते हैं इसके इन सभी बंदों को कूटने के बाद वह सिर्फ इनका लीडर और योंग जो कि दूसरे और खड़ा होता है वही बचे हुए होते हैं और वे एक दूसरे को देखते हुए अपनी एनर्जी को रिलीज कर रहे होते हैं। योंग तो यहाँ पर हाँप रहा होता है और हाँपते हुए ये आगे की ओर बढ़ रहा होता है। यह बंदे भी इसकी ओर बढ़ते हुए कहता है कि मैं नहीं जानता कि आखिरकार तुम यहाँ पर कौन राहगीर हो जो यहाँ पर आकर इस तरीके से अचानक हमला कर रहे हो। और इस राहगीर को मतलब कि कोई भी अचानक आता है जानना पहचान, तू मेरा मेहमान बन के मेरा बजा रहा है कान। तो यह कहता है कि आखिर उसको शॉर्टकट में कहते हैं रोनिन, अनजान व्यक्ति को। तो यहाँ पर वो कह रहा था आखिरकार तू रोनिन है कौन? मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन इतना जान ले कि तू यहाँ पर किसी आम आदमी से लड़ाई नहीं कर रहा है। आखिरकार क्या तुझे उस महिला ने भेजा है और तूने यहाँ पर मेरी लड़कियों को अपहरण कर कर उस बड़े आदमी के साथ भिजवा दिया है। सबसे पहले मैं तेरा गला काटूंगा और फिर उस आदमी को मारने के वक्त मैं उससे पूछूंगा कि आखिरकार तू यहाँ पर क्यों आया था हम पर हमला करने के लिए। इसलिए अब मैं तुझे यहाँ बिल्कुल भी किसी भी कीमत पर जिंदा नहीं छोड़ूंगा, तुझे मार डालूंगा। योंग को देखते हैं जो अभी भी हाँफ रहा होता है और अपनी एनर्जी के साथ अपनी बॉडी को रिकवर करने की कोशिश कर रहा होता है। कहता है कि इससे मेरी शरीर जितना हो सके उतना जल्दी रिकवर होती है, लेकिन यह दबाव जो है अब मेरी बॉडी पर और भी अधिक बढ़ती जा रही है। मेरे बॉडी के मतलब कि पेशेंस जो है मांसपेशियाँ है वो टाइट होती जा रही है, आखिर कितना एनर्जी का उपयोग कर पाएगा। इसकी भी एक लिमिटेशन है जिसकी वजह से थकावट भी महसूस हो रही है। और कहता है ऐसा चलता रहा तो यह खतरनाक हो जाएगा, यह बंदा स्ट्रॉन्ग लग रहा है। और हम देखते हैं तभी यहाँ पर इसके ऊपर स्लेश अटैक आता है। दूसरी ओर से योंग भी अपनी पाम अटैक का उपयोग करता है। वह बंदा इसके ऊपर स्लेश मारते हुए कह रहा होता है कि रेड फिनिक्स विंग वाइंड अटैक। और हम देखते हैं इस अटैक के साथ यहाँ पर योंग की पंच अटैक को भी यह फील कर पाता है जो कि इसके कंधे पर आकर लगती है। बट योंग ने यहाँ पर इसके कंधे पर अटैक न कर इसके कंधे को ही पकड़ लिया होता है। उसके स्वॉर्ड अटैक को डॉज करने के साथ अपने नी के साथ जोरदार अटैक इसके पेट पर दिए जा रहा होता है और वैसे मारते वक्त कह रहा होता है कि मुझे बिल्कुल भी यहाँ इसे गैप नहीं देना है, मुझे बस लगातार इस पर मतलब कि इसके आंतरिक बॉडी के जितने भी पार्ट्स हैं उन पर हमला करते रहना है, जिसकी वजह से मैं इस पर बिल्कुल भी हावी हो जाऊंगा और यह किसी भी तरीके से वापस उठकर मुझ पर नहीं लड़ पाएगा। और हम देखते हैं योंग यहाँ पर मौका पाने के साथ ही ग्रेट बुद्धा पाम की अटैक का भी टेक्निक का इस्तेमाल करता है। वह इसके पेट पर वह टेक्निक्स बरसाने लगता है। बट हम देखते हैं कि इस बंदे ने भी अपनी स्वॉर्ड को सामने की ओर लाकर योंग के पाम अटैक को रोक दिया होता है और उसे रोकने के साथ इसके ठोड़ी पर एक जोरदार पंच मारते हुए कहता है क्या तुमको लगता है कि तुम एक ही हमला दोबारा मुझ पर कर सकते हो? और यह कहने के साथ वह योंग को यहाँ पर ज़मीन की ओर धराशायी कर देता है और उसे गिराने के साथ उस पर अपने पंच को बरसाने लगता है और बरसाते हुए योंग उसे पंच को रोकने की कोशिश करता है, उसके हैंड अटैक को रोक लेता है और वह फिर ग्रेट बुद्धा पाम टेक्निक का उपयोग करता है लेटे-लेटे। और हम देखते हैं इसकी वजह से इस बंदे को भी एक जोरदार खाँसी होती है और यह यहीं पर खून खाँसने लगता है योंग के ऊपर और कह रहा होता है बास्टर्ड, क्या तुमको सचमुच में एक ही टेक्निक आती है फाइटिंग की और तुम अपने अपने इस एक अटैक के साथ मुझे मारना चाहते हो? और इसी के साथ वह उसके ऊपर अपने पोजीशन को बढ़िया से सेट करता है और योंग के थोबड़े पर और भी ज़्यादा पंचेज़ मार रहा होता है और मारते वक्त वह कह रहा होता है
है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई नौसिखिया? आखिरकार तेरा जैसा नौसिखिया जो आधा-अधूरा हमला करना जानता है, वह मुझ जैसे व्यक्ति के बॉडी पर अटैक कर सके, इतनी हिम्मत? और हम देखते हैं वो अपनी तलवार को फिर पकड़ता है और कहता है कि अब मैं तेरा खेल यहीं पर खत्म करूँगा। हम यूँ को देखते हैं जो उसके नीचे लेटा हुआ होता है और इसकी हाथ-पैर काम नहीं कर रही होती है, मतलब पूरी तरह से थक चुका होता है, इसकी बॉडी थकान के मारे चूर-चूर हो चुकी होती है और वह कहता है कि तुम्हारे जैसे व्यक्ति को इस दुनिया में अपनी जगह पता होनी चाहिए। और तभी हम देखते हैं इस बंदे के गर्दन के पास एक रस्सी आती है और इसी के साथ ये रस्सी इस पर मतलब कि जोरदार तनाव बनाने लगती है और हम देखते हैं पीछे से यहाँ पर जो हमारा छोटा लिटिल चोर मांझी होता है वह आ चुका होता है और वह यहाँ पर इसकी गर्दन को मतलब कि खींच कर तोड़ने की कोशिश कर रहा होता है पूरी जान के साथ। और वह घिसते हुए कहता है कि मुझे माफ़ करना, मैं अभी-अभी आया हूँ क्योंकि मुझे डर लग रहा था। मतलब कि मौके का इंतज़ार में था। हम देखते हैं देखकर वो बंदा कहता है कि व्हाट? आखिरकार तू कौन है बेवकूफ़? और हम देखते हैं वह तुरंत ही घूमने के साथ अपने शॉर्ट स्लेस को चलाने के साथ उसके रस्सी को काट देता है और कहता है कि तुम्हारी भी इतनी हिम्मत, आज मैं तुम दोनों को कहीं पर मार डालूँगा। बट हम देखते हैं यूँ इतनी देर में अपने आप को सँभाल चुका होता है और वह इस बंदे के बालों को पकड़ता है और खींचने के साथ इसे मारने की कोशिश करता है। तो वह कहता है पलटते हुए कि बेकार, अब तुम यहाँ पर जो कुछ भी कर लो, मैं तुम्हें यहाँ पर बिल्कुल भी जाने नहीं दूँगा। और हम तभी देखते हैं यूँ को जो अपने पास से निकाल कर इसके मुँह में कुछ चीज़ों को डाल देता है और हम देखते हैं इसकी वजह से वो करने लगता है और यूँ इसके मुँह में उसे ठूँसते हुए कहता है कि सो इसीलिए मैंने इसकी तैयारी पहले से कर रखी थी। अब मैं तुम्हारे लिए एक अलग ही स्वाद का स्वादिष्ट खाना बनाकर तैयार किया है। अब इसे चखो। और इसी के साथ वो उसके मुँह पर एक ज़ोरदार पंच मारता है। हम देखते हैं वहाँ पर एक ज़ोरदार धमाका होता है ज़ोर से और उस धमाके के साथ वह बंदा पीछे की ओर गिरने लगता है और हमें इसके मुँह से दिखाया जाता है जहाँ से धुआँ ही धुआँ निकल रहा होता है। ऐसा लग रहा था इसके मुँह की जबड़े जो है यहाँ पर जल चुकी है पूरी तरह से और यूँ का यहाँ पर बुद्धा पाम फिर से इसके पेट पर पड़ती है और इस बार जो पड़ी होती है पाम जिसकी वजह से यह ज़ोरदार एनर्जी रिलीज़ करती है और यह बंदा दूर की ओर जाकर सीधे ज़मीन पर गिरता है। गिरते हुए देख मांझी बिल्कुल हैरान हो चुका होता है और वह फिर इधर-उधर देखता है और कहता है कि लगभग सभी लोग खत्म हो चुके हैं, यूँ क्या तुम ठीक हो? और हम देखते हैं वो तेज़ी से उसकी ओर बढ़ते हुए कहता है कि अमेज़िंग, अमेज़िंग, तुमने तो यहाँ पर कमाल कर दिया। और इस बंदे को दिखाया जाता है ये जो कि यहाँ ढेर पड़ा हुआ होता है, इसके पेट के लग रहे होते हैं कि सारे अंजर-पंजर ढीले हो चुके हैं और इसकी थोबड़े को देखकर लग रहा होता है अब ये किसी काम की नहीं है। और हम देखते हैं यूँ को जो यहाँ पर उठकर बस किसी तरीके से लंबी-लंबी साँसें ले रहा होता है और खुद को हील करने की कोशिश कर रहा होता है ताकि ये जल्द से जल्द ठीक हो सके। और वो कहता है कि मैं अभी भी ज़िंदा हूँ आखिरकार। और हमारा सीन इसके बाद शिफ्ट हो जाता है और हमें चोसेंग के उस पवेलियन हाउस को दिखाया जाता है जहाँ पर वह लेटी हुई होती है अपने बिस्तर पर और वह उसे नींद बिल्कुल भी नहीं आ रही होती है। वह इधर-उधर करवटें ले रही होती है, फिर वह उठकर अपने बेड पर ही बैठ जाती है और सोचते हुए कहने लगती है कि मुझे अपमानित किया गया और मैं यहाँ पर प्रतिरोध भी नहीं कर पाई, मतलब उनका विरोध नहीं कर पाई और एक व्यक्ति के रूप में मुझे अभी भी सम्मान नहीं मिलता है। मतलब सुबह-सुबह जो इसके साथ इन बंदों ने किया ना और वह याद करती है उस समय को जब इसे पकड़ कर यहाँ पर ले जाया जा रहा होता है और वहाँ पर कह रहा होता है, ये चीज़ें बहुत गंदी हैं। और हम देखते हैं यहाँ पर 2 मोटे बंदों को उनके पीछे कुछ बंदों को जो कि यहाँ पर एक लड़की होती है इसके पीछे परछाई में और यहाँ पर एक मोटा बंदा जो होता है एक लड़की को पकड़ता है। यहाँ बताया जा रहा होता है कि लड़कियों को अमीर लोगों के पास ले जाया जाता था, नौकर के तौर पर बेच दिया जाता था, जबकि लड़कों को युद्ध मतलब कि स्लेव वॉरियर की तरह एक लड़ाई में इस्तेमाल किए जाने वाले टूल की तरह पकड़कर सेना में बेच दिया जाता था और जो बच्चियाँ होती थी उन्हें और हम देखते हैं आवाज़ आ रही होती कि नहीं मैं बिल्कुल नहीं जाना चाहती, मुझे बचाओ। माँ मैं बिल्कुल भी नहीं जानी चाहती हूँ। पापा, फादर, डैड, ब्रदर। और हम देखते हैं चौसेंगी होती है और हमें इसके सामने एक अजीब सी लेडी को दिखाया जाता है जो कि एकदम मस्क्यूटी जैसी लग रही होती है, एकदम क्यूटी पाई और यह डेंजरस लुक दे रही होती है। और यहाँ पर राइटर के द्वारा बताया जा रहा होता है मनुष्य तो दूर, ये लोग उन्हें जो कि बुद्धिहीन है उन्हें कुछ समझते ही नहीं है। जो लोग बिल्कुल भी अच्छे नहीं होते हैं वो किसी काम के नहीं है। और हम देखते हैं इस लेडी के हाथ से किसी भोजन तरीके कुछ ऑरा निकल रही होती है, शायद इन्होंने यहाँ पर कुछ बच्चों को मार डाला भी होता है। और यहाँ राइटर के द्वारा बताया जाता है जब आप लोगों के लिए उपयोगी रहते हैं तो आपको यहाँ पर खरीदा और बेचा जाता है, लेकिन किसी भी काम के ना रहने पर आपको यहाँ पर बस एक टूल की तरह इस्तेमाल किया जाता है और फिर फेंक दिया जाता है। और हम देखते हैं यहाँ पर चौसेंग जो 3 सभी चीज़ों को याद कर मतलब रो रही होती है, थोड़ी सी उदास होती है, कहती है मैं सुबह ही मतलब कि सरकारी कार्यालय में जाऊँगी और लोगों को इसकी स्थिति के बारे में बताऊँगी, फिर उन चीज़ों को हैंडल करने की कोशिश करूँगी। हम आधारिक तौर पर मतलब कि उस ज़मीन के मालिक के तौर पर तो मैं ही हूँ, लेकिन मैं यहाँ पर जाकर उस गार्ड से भी बात करूँगी, उस लेडी वॉरियर से, ताकि वह जाकर मेरी मदद कर सके और उस योजना को पूरा करने में कंप्लीट कर सके। क्योंकि इसने पिछली बार जहाँ पर वो उस बंदों से निपटने के लिए लेकर गया था अपने यहाँ के गार्ड को, जो कि वाइस कैप्टन था और इस बार वह उनकी कैप्टन लेडी वॉरियर को लेकर जाएगी, ताकि वह बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है ना। और वह कहती है उसे ये बारे में याद करते हुए, लेकिन फिर भी अगर वह भी यहाँ पर ना कर पाई, तो मुझे यहाँ पर अपने आप पर भरोसा करना होगा। मैं किसी भी तरीके से इस बार इन चीज़ों को कंप्लीट करना चाहती हूँ। भले ही इसके लिए मुझे हत्या ही क्यों ना करने पड़े, मतलब कि हत्यारा ही क्यों ना बनने पड़े, लेकिन मैं अपने कामों को, अपने एम्बिशंस को पूरा कर कर रहूँगी और उन बदमाशों को वहाँ पर बिल्कुल भी दोबारा पैर नहीं रखने दूँगी। मैं अब वह बच्ची नहीं रही जो बिल्कुल भी कुछ नहीं कर सकती थी और मैं इस चीज़ के लिए बिल्कुल मतलब कि सेल्फ डिपेंडेंट हूँ। आई कैन सॉल्व दिस माई सेल्फ। ओके। और फिर हम देखते हैं तब यहाँ पर खिड़की खुलती है और हमारा यहाँ पर मांझी आते हुए कहता है कि मयोंग, मयोंग, हालाँकि इसका दूसरा नाम मयोंग वॉल है। तो वह कह रहा होता है कि तुम आखिरकार यहाँ पर अभी भी जाग रही हो? इसने अपना नाम बदला है, यूँग ही जानता है इसका बचपन में नाम चोसेंग था। और वह कह रही होती है मांझी आखिरकार तुम यहाँ पर अचानक क्या कर रहे हो?
तो वह कहता है कि ओह! मुझे माफ़ करना, ऐसा लग रहा है जैसे कि आप अभी भी जग रही हैं। तो वह कहता है उससे कि मैं इतनी जल्दबाज़ी में इसलिए था, इसके लिए मुझे माफ़ कर देना जो मैंने इतना आवाज़ किया। लेकिन मुझे कुछ बताना है तुम्हें, कल जिन लोगों ने सभी लोगों ने जो तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार किया था ना, उन्हें उनकी पनिशमेंट मिल चुकी है। उन्हें इतनी बुरी तरह से पीटा गया है कि वे कभी भी फिर किसी का भी मतलब सामना करने के लायक नहीं है, किसी का भी अपमान नहीं करेंगे। मैं शर्त लगा सकता हूँ कि अपने परिवार को भी वे लोग शर्म के मारे इन बातों को बिल्कुल नहीं बता पाएँगे और कभी भी घमंड बनकर एरोगेंट तरीके से एक्ट नहीं करेंगे कि उनको एक रोनिन व्यक्ति ने पीटा है। मतलब कि किसी को अपना बेइज़्ज़ती के बारे में बताना नहीं चाहेंगे। तो यहाँ पर चोसेंग यानी कि मोयोंग वोल कहती है कि आखिरकार तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? उन सभी को यहाँ पर पनिशमेंट दी गई है। आखिरकार इसने किसने किया? कौन-सा रोनिन मतलब कि कौन-सा अनजान व्यक्ति जिसने उसे पीटा है? आखिरकार ऐसा किसने किया? तो हम देखते हैं यहाँ पर ये सुनकर वो थोड़ा-सा हिचकिचाता है क्योंकि यहाँ पर चोसिंग ने तो पहले ही कहा था कि योंग से जाकर मदद लेनी नहीं है और यहाँ राइटर बता रहा होता है कि यह बंदा जो है ना थोड़ा एक्साइटेड बंदा है। यह बिल्कुल भी बिना सोचे समझे बातों को कहीं पर भी कह देता है और फिर हम देखते हैं वो बहाना बनाते हुए कहने लगता है, ओह! वो मेरे बात ऐसा है ना कि मेरे दोस्त हैं ना, मेरे कुछ साथी हैं जो कि इस बारे में सुना कि मेरी और आपकी बेइज़्ज़ती हुई तो उन्होंने मेरी मदद करने की कोशिश की और मैं बता दूँ मेरे जो साथी वे काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, ऐसे हैं, वैसे हैं, फलाना-ढिमकाना बहाना देके बता देता है। तो ये लड़की को कुछ-कुछ समझ में आया होता है और वो कहती है, ठीक है। और वो फिर कहती है, मैं समझ गई, मैं अब इसके बारे में बाद में विस्तार से सुनूँगी। मैं और अधिक यहाँ पर सोना चाहती हूँ, इसलिए तुम अभी यहाँ से जा सकते हो। तो वो कहता है यस, अच्छी नींद लेना और हम देखते हैं वो यहाँ से फरार हो जाता है और हमें मॉर्निंग का सीन दिखाया जा रहा होता है, सुबह-सुबह हो रही होती है भोर की और यहाँ पर ये ओल्ड मैन अपने मतलब कुटिया से जब अपना रूम बनाया हुआ था, वहाँ से मस्त अपनी पैंट ठीक करते हुए बाहर की ओर निकल रहा होता है। अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ यहाँ पर ये क्यूट ब्यूटीज़ मस्त मतलब ही करके सपने देख रहे होते हैं, चीयर-चीयर कर रहे तो वाह! क्या ओल्ड मैन था, क्या मस्त था। दूसरी कह रही होती है, क्या मैंने बहुत ज़्यादा ही कर लिया? और फिर हमें दिखाया जाता है ओल्ड मैन बाहर की ओर आता है, रियोंग की ओर देखता है जो यहाँ पर कुटिया में नहीं, बाहर पेड़ के नीचे बैठा होता है। रियो यहाँ पर ओल्ड मैन पूछता है, ओए! क्या हुआ? तू वापस आ गया? रात भर उधर कैसा रहा? तो योंग कहता है, आखिरकार तुम क्या कर रहे थे? तो ओल्ड मैन मस्त अपनी मतलब नाड़ी ठीक करते हुए पैंट की कह रहा होता है कि इसमें पूछने की क्या ज़रूरत है? बेशक मैं अभी काफ़ी हेल्थी और यंग हूँ, तो रात भर क्या करूँगा? आनंद ले रहा था शराब का और कुछ और चीज़ का भी। तो वो कहता है कि हमने बहुत बातें की और उसके बाद हम सो गए, क्या तुम्हें कुछ और लगा है? तो हम देखते हैं यहाँ पर ये सुनकर योंग थोड़ा-सा इरिटेट होते हुए कह रहा होता है कि बूढ़े आदमी, तुम 100 साल से भी अधिक उम्र के हो और ऐसी अवस्था में ऐसी चीज़ें करना? तो ओल्ड मैन कहता है, ओए यार! आखिरकार तू दिखावा क्यों कर रहा है? तुझे देखकर ऐसा लग रहा है जैसे मेरे कमरे के बाहर कोई बैठा बैठा हुआ बूढ़ा व्यक्ति रात भर उन आवाज़ों को सुनता रहा है। इसके अलावा यहाँ पर जो ऐज है वह जस्ट अ नंबर है। ऐज इज़ जस्ट अ नंबर, जब तक तुम्हारे पास कैपेसिटी है यू डू एनीथिंग। वो कहता है कि खैर मुझे पता है कि यह कठिन था, लेकिन आखिरकार तुम्हारी फाइट कैसी रही? तुम तो विनर बनकर आए हो, तुम यहाँ पर जिंदा जो आए। तो यूँग यहाँ पर बिल्कुल सीरियस होता है और वो कह रहा होता है कि अगर यहाँ पर मांझी ने मेरी सही समय पर आकर मदद ना की होती, तो मुझे पीट-पीट कर वे लोग वहाँ बिल्कुल मार डालते, मुझ पर दया नहीं करते। उस ग्रेट बुद्धा पाम के अटैक के साथ भी एक आदमी था, जो कि वहाँ पर टिका हुआ था, बिल्कुल खड़ा था और मुझे कड़ी टक्कर दे रहा था। मैं बड़ी मुश्किल से उससे जीत कर यहाँ वापस आ पाया हूँ। तो ओल्ड मैन इसकी बातों को सुनकर मुस्कुराते हुए अपने मन में कहता आखिरकार उसने उन सिचुएशनों को फ़ील किया जो असली मार्शल आर्टिस्ट करते हैं और फिर उसके बगल में बैठता है और कहता है कि खैर ऐसा इसलिए क्योंकि ग्रेट बुद्धा पाम जो है ना, वह एक बेसिक अटैकिंग टेक्निक है और इसके साथ यहाँ पर कई सारे लोगों को हराना और जीतना आसान नहीं होने वाला है। इसलिए तुमने जो कुछ भी किया वह अच्छा था। जैसा भी मैंने तुम्हें कहा था तुमने वैसा करते रहा और इस लड़ाई को पूर्णतः तरीके से जीता है। और मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि फाइटिंग कभी भी कुछ भी हो सकता है, वह कभी भी किसी एक तरफ के व्यक्ति की तरफ नहीं रहती है। आखिरकार तुम जीत कर आए हो, तो अब यहाँ पर तुमने सफलता प्राप्त कर ली है या एक अच्छा काम किया तुमने, तो तुम अब आगे की ओर बढ़ सकते हो। मैं मार्शल आर्ट में तुम्हारा स्वागत करता हूँ पिल्ले। ये सुन योंग भी उसकी ओर हैरानी के साथ देखता है और फिर हमारा सीन सीधे नेक्स्ट डे पर शिफ्ट हो जाता है, जहाँ पर उसी एरिया को दिखाया जा रहा होता है जहाँ पर वे लोग लड़े थे। वहाँ पर चारों ओर तबाही मची हुई होती है और उस एरिया को देखकर यहाँ पर ये दूसरा जो गार्ड होता है, वो कह रहा होता है कि क्या आखिरकार यहाँ पर क्या हुआ? ये सचमुच में पूरी तरह से तबाह हो चुकी है। हम देखते हैं लेडी वॉरियर भी आ चुकी होती है, वो कहती है कि आखिरकार इस जगह को इस तरीके से किसने बदला है? तो वह बता रहा होता है कि मुझे मालूम नहीं, लेकिन वे कल वॉरियर जो थे यहाँ पर जो लड़ाई कर रहे थे, वो यहीं पर थे और ट्रेनिंग ले रहे थे। लेकिन आज यहाँ पर सचमुच में सब कुछ बदला हुआ है, पूरी तरह से यह जगह शांत है और यहाँ पर वो बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहे हैं और मुझे लगता है कि उन्हें किसी लोगों ने उनके साथ लड़ाई हुई और वे ख़त्म हो गए। और हम देखते हैं यहाँ पर इन सारी चीज़ों को सुनकर जो चौसेंग होती है वो बिल्कुल खामोश होती है और उसी एरिया को देख रही होती है कि जो तबाही से मची हुई होती है और वो इमेजिन करती है कि रात में वे लोग किस तरीके से लड़ रहे होंगे, मतलब कि मार-पिटाई चल रही होगी और जो इसका भाई था वो भी यहाँ पर इन बंदों के द्वारा घिरा हुआ होगा और लड़ रहा होगा इन लोगों से, इन्हें पीट रहा होगा। और इन सभी चीज़ों को इमेजिन करते हुए फिर वह अपने मन में कहती है कि आखिरकार वह इन चीज़ों को कर क्या दिखाना चाहता है? क्या वह इन चीज़ों को अब कहना चाहता है कि वह सँभाल सकता है? और यह सब कुछ करना बिल्कुल तर्कहीन है, बेकार है, जब ज़रूरत थी तब आया नहीं और अभी आकर यहाँ पर इन चीज़ों को कर दिखा रहा है।
वह अपने भाई होने का एक नकल कर रहा है, मतलब कि दिखावा। और फिर वह यहाँ पर कहती है कि ओए कारपेंटर, तो हम देखते हैं वो कारपेंटर कहता है यस मिस। तो वह कहती है कि क्या आप यहाँ पर योजना के अनुसार आगे बढ़ सकते हैं, अपने काम को स्टार्ट करें। तो यह सुनकर कारपेंटर कहता है लेकिन ये क्षेत्र तो बहुत बड़ा है, यहाँ काफ़ी जगह है। तो वह कहती है हाँ हाँ, इसी जगह पर तुम लोगों को काम करना है, घर वगैरह सब कुछ बनाना है। तो हम देखते हैं फिर यहाँ पर वह जो लेडी वॉरियर होती है वह इन जगहों को देख रही होती है, यहाँ पर टूटे फूटे सामानों को। और वह कहती है कि यहाँ युद्ध के निशान साफ साफ नजर आ रहे हैं। और वह उनके बीच में चलते हुए आगे की ओर बढ़ रही होती है और एक कपड़े को देखती है। कपड़े का यह फटे हुए टुकड़ा जो कि इतना ज़्यादा गंदा है, यह मुझे जाना-पहचाना सा क्यों लगता है? मैंने इसे पहले कहीं देखा है। और पर वह एक और देखती है और वह कहती है कि ये क्या? यहाँ पर किसी के जाने के निशान हैं, गायब होने के, मतलब कि एक बंदा है जो यहाँ से ज़िंदा वापस लौटा है। वह केवल ऐसा व्यक्ति तो नहीं लगता है जो यहाँ पर रहता है, क्योंकि उसके फुटप्रिंट सीधे जंगल की ओर जाकर गायब हो रहे हैं। और फिर वह खामोशी से उसी ओर देख रही होती है, थंबनेल दिखाया जा रहा होता है। फिर हमारा सीन सीधे मार्केट एरिया में आता है, जहाँ पर आवाज़ आ रही होती है कि यहाँ पर मनी, फेम और पावर, इन सभी तीनों चीज़ों में जो सबसे आसानी से प्राप्त किया जा सकता है, वह पैसा है, पैसे के मुकरा है। जहाँ तक पावर और फ़ेम की बात है, वह आपको अपने जन्म के साथ मिलती है। मतलब कि किसी नेता घर में पैदा हुआ तो पावर ऑटोमेटिक, फ़ेम किसी एक्टर के घर में पैदा हुआ तो सेलिब्रिटी अपने आप। इस तरीके से इसका कहना होता है, क्योंकि इसको तो बचपन से मिला नहीं। और वह ये सारी बातें माँ जी के साथ कर रही होती है और वह कहती है कि लेकिन अगर आपके पास पैसा है, तो फिर अलग कहानी ही बन जाती है। ये सुनकर माँ जी कहता है, लेकिन आखिरकार आपके पास क्या उतना ज़्यादा पैसा नहीं है? तो वह सुनकर वह कहती है कि वेश्या के बनकर कमाई के एक धन के तौर पर हम एक सीमित कमाई कर सकते हैं। वेश्या की कीमत आखिरकार उसकी कमाई कितनी ही होगी? किसी भी शक्तिशाली व्यक्ति की नज़र में आना और उससे पैसे निकलवाना बिल्कुल भी आसान नहीं होता है। बहुत अधिक धन की आवश्यकता होती है उसके लिए। और सबसे जो साधारण चीज़ है, जो कि आप पैसे कैसे कमा सकते हैं, तो उसके लिए आपको उस व्यक्तित्व को जन्म देना होगा जो आपको पैसे कमाकर दे सके। मतलब कुछ ऐसा काम चूज़ करना होगा जहाँ से पैसे आ सके। और वेश्या वर्ड का इसलिए यूज़ हुआ है भाई, क्योंकि तुम लोग वैसा वाला बिल्कुल मत समझना, ठीक है? क्योंकि यहाँ पर कुछ पहले ज़माने के ऐसे वेश्या होती थी जो सिर्फ़ किसी के साथ बैठकर ड्रिंक करती थी, कब पीती थी, जबकि उनकी मर्ज़ी नहीं होती तब तक वो किसी बंदे को टच तक नहीं कर सकती थी। मतलब कि उनको अपनी बॉडी को टच करने बिल्कुल अलाउ नहीं करती थी। बस बैठकर पीना, चेस खेलना, गेम करना, उनके स मतलब गेम खेलना, उनके साथ बातें करना, यही चीज़ें होती थी, ठीक है? और यहाँ पर हमें एक जगह का सीन दिखाया जा रहा होता है जिसके बारे में बताया जाता है कि यह जो है मोक्षान एसोसिएशन है, जो कि एक मर्चेंट एजेंसी है, मतलब बिज़नेस करने वाली। और वहाँ का एक बंदा जो होता है वो ऐसे देखकर कह रहा था, हे भगवान! आखिरकार देखो तो यहाँ पर कौन आया है? और ये बुले कपड़ा वाला जो बंदा है यहाँ पर इस जगह का लीडर है, जो कि मोक्षान मर्चेंट एसोसिएशन का है। और ये कह रहा होता है कि आखिरकार मयोंग वॉल यहाँ पर आई हुई है। वे अपने फैक्शन को छोड़कर यहाँ आई हैं। उनकी मतलब कि चेयोंग फैक्शन की एक फ्लावर आखिरकार यहाँ पर क्या कर रही हैं? क्या वह यहाँ पर कोई रिंग लेने के लिए आई हुई हैं मुझ जैसे व्यापारी से? तो हम देखते हैं सुनकर यहाँ पर चौसेंग कहती है कि मेरे पास पहले से ही पर्याप्त रिंग है, इसके लिए थैंक्स। लेकिन लीडर, मैं यहाँ पर आपसे कुछ और समय के लिए, कुछ और चीज़ों को बात करने के लिए आई हुई हूँ। मैं आज यहाँ पर एक अलग रीज़न से आई हूँ। तो यह सुनकर वह स्वागत करते हुए उसका कहता है, हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, मैं इस चीज़ को जानने के लिए काफ़ी एक्साइटेड हूँ, आप अंदर आ सकती हैं। और फिर मैं अंदर रूम का सीन दिखाया जा रहा होता है, जहाँ पर ये बंदा कह रहा होता है, क्या आप यहाँ पर कुछ सामानों को खरीदना चाहती हैं बेचने के लिए? तो वह कहता है कि और चीज़ों को कि क्या आप पहले से ही यहाँ पर जो अपनी पवेलियन है चेगियो परफेक्शन, जहाँ पर सभी लड़कियाँ रहती हैं, वहाँ पर तो अपना व्यापार चला ही रही हैं, रेशम के कपड़े, गहने वगैरह बेच-वूच के। तो आखिरकार आप और क्या व्यापार करना चाहती हैं? तो हम देखते हैं सुनकर वह लड़की कहती है कि मतलब कि चौसेंग की, क्या मैं सचमुच में केवल यहाँ पर व्यापार करने की, बड़ी रकम के प्रबंध के बारे में बात कर सकती हूँ? मतलब कि मुझे बड़े-बड़े व्यापार करने हैं उसके बारे में। मैं तो बस यहाँ पर फेरी वालों से सामान खरीदती हूँ और मुनाफ़े कमाती हूँ, जिससे उतना फ़ायदा तो नहीं होता है। लेकिन यहाँ पर आपके जैसा एक मोक्सान मर्चेंट ग्रुप का लीडर आपके बतौर तरीके से और आपके साथ मिलकर कई सारे व्यापार किए जा सकते हैं। आप तो इसके बारे में ज़ाहिर तौर पर जानते हैं। तो यह सुनकर वो हेजिटेट करते हुए कहता है, तो आप यहाँ पर एक फेरी वाला बनना चाहती हैं? मतलब कि इस जगह सामानों को लेकर और जगह-जगह पर और भी जगह पर ठेले लगवाना और अपने सामान को बेचवाना, दुकान खोलना चाहती हैं? ऐसा कुछ नहीं है मयूर वॉल, आखिरकार तुम ऐसा करके क्या करना चाहती हो? एक नाजुक महिला के लिए इन चीज़ों को करना काफ़ी कठिन होता है और यह काम जो है बहुत थका देने वाला होता है और इसमें उतना भी ज़्यादा मुनाफ़ा नहीं होता है। फेरी वाले के रूप में ज़्यादा लाभ नहीं कमाया जा सकता है। यह सुनकर हम देखते हैं मयूंग वॉल अपने बंदे की ओर, मतलब कि उससे चोर की ओर, मांझी की ओर कहती है कि ऐसा लगता है मैं इन्हें ठीक से समझा नहीं पाई। उन चीज़ों को निकालना। मांझी अपने पास से एक स्क्रॉल और एक पोटली को निकाल रहा होता है और यहाँ पर मयूंग बोल कर रही होती है कि यह ग्रेट मर्चेंट एसोसिएशन का लीडर है। मतलब कि ये लेटर है जो कि एक मर्चेंट खोलने का सरकारी ऑफिशियल ऑर्डर चाहिए होता है कि तुमको अपना यहाँ पर मर्चेंट गिल्ड बनाना है भाई। तो एक ऑफिशियल लेटर लगता है और यहाँ के जो पहले से मर्चेंट ग्रुप्स बने हुए उनमें ज्वाइन करना पड़ता है, उनके साथ मिलकर काम करना पड़ता है। और वह कह रही होती है यह एसोसिएशन के सदस्य के रूप में शुल्क है, तो यहाँ पर कुछ मेंबर बनने का कुछ पैसा भी लगता है। तो वह कह रही होती है यह मेरे व्यापारी संघ स्थान के लिए जो लेटर है ये आप इसे देख सकते हैं। यह सुनकर वो कहता है क्या?
एक व्यापारी गिल्ड की स्थापना करना, व्हाट? आप क्या आप ये करना चाहती हैं? तो आवाज़ आ रही थी, हाँ, मुझे पहले ही यहाँ पर इस मोक्सान एरिया में जो है व्यापार करने की अनुमति दी गई है सरकारी गवर्नर के द्वारा, सरकारी ऑफ़िशियल लोगों के द्वारा, तो इसलिए इसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। मैं एक व्यापारी संघ की स्थापना करनी चाहती हूँ और इसके लिए ज़ाहिर तौर पर बड़ी रकम की प्रबंध भी मुझे करनी होगी। वेल, मैं एक व्यापारी कारवां बनाना चाहती हूँ और वह यहाँ पर एक उसे मतलब क्रीपी लुक देते हुए कह रही होती है कि मैं उस गिल्ड की लीडर बनना चाहती हूँ। और हम देखते हैं अपनी गिल्ड बनाने वाली इसके बारे में खबर चारों ओर फैल चुकी होती है और यहाँ पर बातें चल रहे होते हैं। राइटर के द्वारा बताया जा रहा होता है कि मयूंग वल द्वारा व्यापारी संघ की स्थापना की खबर शीघ्र ही पूरे सिटी में चारों ओर फैल गई और ऐसी बातें सुनकर जो कि एक वेश्या है, वह यहाँ पर एक व्यापारी गिल्ड बनाने वाली है, स्वाभाविक तौर पर लोगों के ध्यान को आकर्षित कर रही थी। ईर्ष्यालु और जलने वाली महिलाएं तो उसके बारे में अनाप-शनाप बातें करते हुए कह रही थीं कि वह ज़रूर ही कुछ विलासिता वाली चीज़ें बेचेंगी, एक्साइटेड करने वाली, अश्लील। और वह वहाँ पर बताता है राइटर कि जबकि पुरुषों में उनकी अफवाहें मिलकर एक शराब पीने के सत्र के दौरान गपशप के में इस्तेमाल किए जाने वाले शब्द बन गए, जिससे खबर और भी तेज़ी से फैलने लगी। निम्न स्तर के जो लोग थे उनके लिए यह एक दिलचस्प गपशप बन गया। जो अधिकारी या कुलीन वर्ग के लोग थे वह मयूं मॉल से परिचित थे और वे उनके लिए कदम मतलब उनके लिए एक ऐसा चीज़ था जो एक कदम और मनोरंजन की ओर उनके लिए आगे बढ़कर कुछ साधन को लेकर आएगी। वे लोग ऐसा सोच रहे थे। हाउएवर, आखिरकार यह जो सिटी में मौजूदा व्यापारी संघ के बाकी लोग थे, बाकी बड़े-बड़े जो व्यापारी गिल्ड वाले हैं, उनमें तो यह चीज़ मतलब कि स्वागत के लायक बिल्कुल भी नहीं थी, क्योंकि उनका व्यापारी कॉम्पिटिशन बढ़ेगा तो उनका मुनाफ़ा घटेगा। और हम देखते हैं यहाँ पर इन 5 व्यापारियों को जो एक टेबल में बैठे हुए होते हैं और यहाँ पर इनका जो अभी फ़िलहाल का लीडर है या इसका नाम वैसे नोज ऑन है और यह ब्लू कपड़े वाला के बगल में जो बैठा है यहाँ पर हरे बाल वाला मोटा होता है, वो कह रहा होता है कि हम पहले से ही बहुत व्यस्त हैं और अब हमें इस मूर्ख वेश्या को भी निपटना होगा। दूसरी बुढ़िया कह रही होती है, ओहो, तो कौन वह बेवकूफ़ है जो उस वेश्या के यहाँ घर में जाता है और वहाँ पैसे देकर अपनी पॉकेट ढीला करके आता है। तो यहाँ पर एक और निंजा जैसा कुछ दिख रहा होता है, चोटी वाला कह रहा होता है, एक साधारण वेश्या किसी अधिकारी से इस तरीके से लेटर को कैसे प्राप्त कर सकती है कि वह एक गिल्ड को खोल सके? उसके लिए तो काफ़ी रकम चुकानी पड़ती है। वह इस तरीके से स्थापना कैसे कर सकती है? दूसरा उसके बगल में बैठा बुड्ढा कहता है कि उसने अवश्य है किसी अधिकारी को बहकाया होगा, फुसलाया होगा, अपने चाल में लाया होगा, जिसकी वजह से उसे यह सिफ़ारिश मिली होगी। हम देखते हैं यहाँ पर यह ब्लू कपड़े वाला नौजे कह रहा होता है कि मैंने पर्सनली तौर पर उससे बात की है और उसके पास जो लेटर देखा वह एक ओरिजिनल है और ऐसा लगता है कि वह इस चीज़ को लेकर बिल्कुल सीरियस है। आखिरकार इसीलिए तो हम लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं ना। क्या आपने यहाँ पर अपने बाज़ार में लोगों के बीच में फुसफुसाहट को नहीं सुना? वह बहुत तेज़ी से यहाँ पर ग्रो करने वाली है। ओल्डमैन कहता है, आखिरकार तुम लोग क्या कर रहे हो यार? एक लोगों का तो काम ही करना है। दूसरा कहता है, हाँ, आखिरकार एक महिला यहाँ पर एक गिल्ड को कितनी देर तक सँभाल पाएगी अकेली? वह यहाँ पर जल्द ही अपने मतलब कि पोल खोलेगी और गिर के मतलब कि हार जाएगी, वहाँ इसे पर इस इलाके में टिक नहीं पाएगी। मोटा भी कह रहा होता है, एक व्यापारिक संघ आखिरकार महज़ एक चटाई में विक्रेता की तरह मतलब चटाई बिछाई और कहीं भी सामान बेचने लगा, उस तरह की चीज़ नहीं है जिसे वह सँभाल पाएगी, वह इसमें नहीं टिक पाएगी। बुढ़िया कहती है, क्या एक महिला जो यहाँ पर पेय पदार्थ को परोसती है, वह सभी ढंग को हिसाब-किताब को कर सकती है? वह सभी चीज़ों को अच्छे से जानती है? वह इन चीज़ों को चला पाएगी? तो यहाँ पर यह सुनकर इनका लीडर कह रहा होता है कि ज़ाहिर तौर पर वह बहुत लंबे समय से रेशम और कुछ कपड़ों की मतलब कि छोटी-मोटी व्यापारी तो करती आ रही है, तो उसे यहाँ पर बिल्कुल भी इन चीज़ों की नॉलेज ना हो, यह नहीं हो सकती है। और तुम लोगों को देखकर लगता है कि तुम्हारे जो दिमाग है, वह धीरे-धीरे करके यहाँ पर बूढ़े हो चुके हैं। क्योंकि मैंने जब मयंक वॉल से बात की, तो वह बिल्कुल भी मुझे मूर्ख महिला बिल्कुल नहीं लगी और जहाँ तक गणित की बात रही, मैं यह साफ-साफ कह सकता हूँ कि उसमें वह माहिर है, क्योंकि उससे बात करते वक़्त मुझे यह साफ नज़र आ रही थी। उसके यहाँ पर ज़बान पर एक ज़हरी तीखी वर्ड्स थे और इसके साथ उसने इतने वर्षों से अपने गिल्ड में अपने पास कितने सारे पैसे इकट्ठे किए होंगे शराब को बेच-बेच कर। क्या तुम लोग इसका अंदाज़ा भी लगा सकते हो? यह सुनकर ये दोनों मैन मतलब शर्मा रहे होते हैं, ये भी तो वहीं पर जाते हैं मज़े करने के लिए। और वो कह रहा होता है कि आपको कभी मयूमल जैसे व्यक्ति को देखकर नहीं लगता है कि वह एक लीडर बनने के लिए ही पैदा हुई है? उससे बात कर क्या आप लोगों को कभी ये चीज़ फ़ील नहीं हुई? और आप लोगों ने उसे अपने एक सहायक हेल्पर के तौर भी रख सकते थे, लेकिन आप लोगों ने ऐसा बिल्कुल कभी ना सोचा ना किया, जिसकी वजह से आज यह मुसीबत हमारे सर के ऊपर लटक रही है और अब हमारे हक के पैसे पर दावा मारने जा रही है। और अब वह बताता है कि उसको याद करते हुए कि एक व्यापारी संघ की स्थापना के बारे में वह बिल्कुल भी मजाक नहीं कर रही थी। वह दृढ़ थी, निश्चित थी और उसकी जीभ बिल्कुल जहर से लिपटी हुई थी और चाकू की तरह मेरे सामने चल रही थी, जो कि बिल्कुल भी अपने कॉन्फिडेंट को लो नहीं कर रही थी।
या मैं कह सकता हूँ कि यदि कोई यहाँ पर नया संघ, नया गिल्ड यहाँ पर उत्पन्न होता है, तो हम जो पैसे जो हमें बँट रहे थे, जो मुनाफ़े हम कमा रहे थे, वह ज़ाहिर तौर पर कम हो जाएँगे और या उससे पहले हमें कुछ करना होगा, उसमें बहुत देरी ना होनी चाहिए। तो हम देखते हैं सुनकर मोटा हरे कपड़े वाला कह रहा होता है, तो आप क्या कहने का सोच रहे हैं? आप क्या सुझाव देना चाहते हैं? तभी हम देखते हैं यहाँ पर जो बुढ़िया होती है, वह कह रही होती है कि इसमें सोचने वाली बात क्या है? सिर्फ़ इसलिए भावुक मत हो क्योंकि तुम उसके यहाँ पर जाते हो और शराब पीते हो। वह सिर्फ़ एक मतलब कि ऐसी महिला है जिसे तुम कहीं और भी प्राप्त कर सकते हो। हम ऐसे तरीके हमेशा से ही सँभालते आए हुए हैं। मतलब इनके लिए और भी तो कोई बंदे समस्या बने होंगे व्यापारी बनने के लिए। तो तुम लोग यह नहीं कर सकते हो कि हमारे हाथ बिल्कुल साफ़-सुथरे हैं। तो यह सुनकर यहाँ पर यह मोटा कहता है उसके बाद फिर यहाँ पर बताया जो ये लोग कर रहे होते हैं कि उससे छुटकारा पाने के लिए हमें हत्यारे बुलाने होंगे। फिर यहाँ रूम में बिल्कुल खामोशी हो जाती है। सभी लोग खामोश होते हैं क्योंकि यहाँ पर मयूंगवल को ये लोग मारने वाले हैं। फिर हमारा सीन सीधे अगले दिन पर चला जाता है, जहाँ पर हम इस लेडी गार्ड को देखते हैं, जो कि सामने की ओर देख रही होती है और यहाँ उफ़ उफ़ की आवाज़ आ रही होती है। ल्योंग कह रहा होता है कि मैं यहाँ पर आत्मसमर्पण करता हूँ, सरेंडर करता हूँ, छोड़ दो। और यहाँ ओल्ड मैन क उसे दबाया जा रहा होता है और वो कह रहा होता है, मैंने कहा ना मैं स आत्मसमर्पण करता हूँ। और ये सब कुछ देखकर यहाँ लेडी वॉरियर को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है। तभी ओल्ड मैन इसकी ओर देखता है और कहता हूँ, ये क्या? ये कौन है? क्या ये तुम्हारी लवर है? तो यहाँ पर यूँ कहता है, मेरी लवर कौन है? और वो उसकी ओर देखता है। फिर ये लोग मतलब एक-दूसरे को छोड़ देते हैं और यहाँ पर लेडी वॉरियर कहती है कि मैं सोच रही थी कि तुम आखिरकार कहाँ होगे और मैंने तुम्हें आखिरकार इन पहाड़ों में इस बूढ़े आदमी के साथ अश्लील हरकतें करते हुए देखा। तो हम देखते हैं यूँ कहता है ऐसा नहीं है, हम यहाँ पर कुछ नहीं कर रहे थे। अगर तुम यहाँ पर झगड़ा करने चाहती हो तो यहाँ से चली जाओ। मेरे पास तुम्हारे साथ लड़ाई करने के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं है कि मैं तुम्हारे साथ वेस्ट करूँ। मैं यहाँ पर ट्रेनिंग कर रहा हूँ। ओल्डमैन उसकी ओर देखते हुए कहता है तुम्हें तो देखकर नहीं लगता किसी एंगल से कि तू बिज़ी होगा। तू तो यहाँ पर बेरोज़गार और मतलब बेकार लगता है। तुम आखिरकार उससे इस तरीके से बात क्यों कर रहे हो? तो हम देखते हैं यहाँ पर लेडी वॉरियर कहती है, कल मैंने सुना कि जो मयंक वल है वह गिल्ड में यहाँ पर कुछ लोगों को इकट्ठा करवा रही है और वहाँ पर एक नाम पट्टी लगवा रही है कि किसको-किसको काम करना है। इसलिए मैं तुम्हें यहाँ पर वह कहने के लिए आई थी, लेकिन उसके बारे में अब मैं नहीं कहना चाहती हूँ। तुम्हें देखकर यहाँ पर लग रहा है कि तुम यहाँ पर इन चीज़ों को नहीं सुनना चाहते हो, तो मैं अब यहाँ से जा रही हूँ। तुम्हारे जैसे आदमी के बारे में बात करना ही बेकार है। और वह ये कहने के साथ पलटकर वहाँ से जाने लगती है, तो यूँ तुरंत ही उसके सामने की ओर आते हुए कहता है कि व्हाट? रुको, रुको, आखिरकार तुमने अभी क्या कहा? तुमने कहा कि एक गिल्ड, और तुम्हारा इससे कहने का क्या मतलब था एक गिल्ड से? और मयूंग हॉल वो भी वहाँ पर लोगों को चूज़ कर रही है, तुम मुझे पूरी बात बताओ। ये सुनकर वह खामोश होती है, पलटती है और कहती है, अब मैं इसके बारे में और बात नहीं करना चाहती हूँ और मुझे कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हें जवाब देने की। ये कहकर जाने लगती है तो यूँ कहता है कि बहुत आखिरकार तुम नीच हो, गिरी हुई हो, तुम मुझसे ऐसे बात कैसे कर सकती हो? तुम मुझे आधे-अधूरे चीज़ को बताकर जा रही हो। तो वह कहती है कि चुप रहो, अगर तुम यहाँ पर दोबारा अपने पेट में तलवार नहीं खाना चाहते हो तो बिल्कुल चुपचाप रहो। हम देखते हैं तभी ओल्ड मैन बीच में आता है, कहता है ऐसा रहेगा? तो हम देखते हैं यहाँ पर यूँ कहता है, ओल्ड मैन तू क्या करने जा रहा है? तो ओल्ड मैन कहता है कि अगर तुम हमारे इस लिटिल पपी को एक स्पैरिंग मैच दो तो, मतलब कि इसके साथ फाइट करो तो यूँ कहता है कि ओए लिटिल पपी तू किसको बोल रहा है? ओल्ड मैन कहता है कि यदि तुमने यहाँ पर मेरे इस पिल्ले को मतलब कि हरा दिया तो मैं तुम्हें यहाँ पर तुम्हारी उस सिस्टर के बारे में कुछ चीज़ें बताऊँगा और अगर यह जीता है तो तुम्हें मेरे पिल्ला के इच्छा को पूरा करना होगा। ये इसके बारे में तुम्हारा क्या ख़्याल है? हम देखते हैं ये सुनकर वह कहती है क्या सिस्टर? मतलब कि मयंक वॉल के बारे में कुछ बताएगा? और फिर हम देखते हैं यहाँ पर ये सुनकर यूँ कहता है कि अचानक से आखिरकार तुम क्या कर रहे हो? तुम मेरा मुकाबला इससे करवाना क्यों चाहते हो? इस जैसी औरत के साथ मैं बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं हूँ। तो यहाँ पर ओल्ड मैन कहता है क्या? तुम यहाँ पर क्या मेरे साथ फाइट करना चाहते हो? तो ये सुनकर वह कहता है नहीं। तो आखिर ओल्ड मैन कहता है तो फिर इसके साथ क्यों नहीं? यह तुम्हारे प्रशिक्षण के लिए बिल्कुल ठीक रहेगी। तो वह कहता है कि नहीं, इसका जो रवैया व्यवहार है वह बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। यह बिल्कुल भी मतलब कि अच्छे तरीके से बिहेव नहीं करती है। तो ओल्डमैन कहता है यही कारण है कि आप बिल्कुल सही तरीके से यहाँ पर ग्रो नहीं कर पा रहे हैं। तुम्हारी ट्रेनिंग के लिए यह बहुत ही ज़्यादा अच्छी मददगार होगी। तो हम देखते हैं यहाँ पर ये खामोश होती है, यूँ यहाँ इरिटेट कर रहा होता है कि नहीं इससे नहीं लड़ूंगा। तभी हम देखते हैं इनकी इन बकवासों को सुनकर इसकी सटक जाती है और लेडी वॉरियर अपने तलवार से अपने पट्टी को खोलते हुए कह रही होती है कि मुझे इसकी इजाज़त की ज़रूरत नहीं है और ना ही मुझे इसके लिए कोई मतलब कि इच्छा चाहिए। मैं इस जैसे नौसिखिए को बस एक सबक सिखाऊँगी और फिर यहाँ से चली जाऊँगी। और हम देखते हैं सुनकर यहाँ पर यूँ भी अपनी मुट्ठी को कसकर कहता है कि ओए यंग वॉरियर, आखिरकार तू मुझे यहाँ पर अपमानित करने की कोशिश कर रही है। यहाँ पर मैं बता दूँ कि तुझे इस बार अपने मयान से अपनी तलवार भी निकालनी पड़ेगी मुझे हराने के लिए। बल्कि यहाँ पर ये अपनी तलवार से मयान निकाल नहीं रही थी, यहाँ पर अपने मयान को बांध रही थी क्योंकि बिना तलवार निकाले इसको यहाँ पर धूल चटाएगी। हम देखते हैं उसके बाद यहाँ पर 1 मिनट तक आवाज़ आती है आह ऊ की, और यहाँ पर कह रहा था 1 मिनट 1 मिनट इतनी ज़ोर से कौन मारता है? थोड़ी सी धीरे। और हमें दिखाया जा रहा होता है यहाँ पर यूँ को धूल चटा दिया गया होता है, इसकी ठुड्डी पर इसकी तलवार की मयान पड़ी हुई होती है और यहाँ पर यूँ कह रहा होता है कि ओल्ड मैन तुमने ये सब कुछ जानबूझकर किया। तुम जानते थे कि ये इतनी स्ट्रॉन्ग, इसके बावजूद तुमने यहाँ पर मुझे इससे मार खिलवाया है। तो ओल्ड मैन कह रहा था नहीं, नहीं, मैं तो यहाँ पर काफ़ी विनम्रता से तुम्हें सिखा रहा हूँ चीज़ों को। आखिरकार तुम एरोगेंट जो हो रहे थे थोड़ी-सी चीज़ों को लेकर, मतलब कुछ बंदों को हराकर। इसलिए मेरे पिल्ले ये तलवारबाज़ इतनी भी आसान नहीं है, तुम्हारे लिए परफेक्ट एनिमी है। और यहाँ पर यूँ पड़े-पड़े कह रहा होता है, यह तो बस दिखावा है, तुम मुझे यहाँ पर बस पिटवाना चाहते थे। और फिर हमारा सीन सीधे शिफ्ट हो जाता है और हम देखते हैं यहाँ पर उसी मर्चेंट एसोसिएशन के घर का सीन,
जो कि 2 दिन के बाद का होता है और उस रात का। और हम देखते हैं यहाँ 2 बंदे मास्क वाले एंट्री लेते हैं और इनके पास से कुछ अजीब से मतलब कि तार जैसे वाले कुछ वायर्स गुजर रहे होते हैं। और फिर हम देखते हैं यहाँ पर जो इनका लीडर नोजी होता है, वह कहता है कि ओह! काफ़ी समय हो गया होंग। तो हम देखते हैं, वह कहता है, उधर से आवाज़ नहीं आई तो फिर कहता है, ओह! क्या आपको कैसे हैं? क्या आप लोग ठीक हैं? क्या आप लोगों को मेरी न्यूज़ मिली? तो हम देखते हैं सुनकर वह कहता है कि इस बार आपका निशाना एक वेश्या है ना? तो हम देखते हैं सुनकर वह कह रहा होता है, हाँ, हाँ, बिल्कुल। उसका नाम मयोंग वोल है और मैं बता दूँ कि वह एक औरत है जो कि यहाँ पर चेयोंग चेग्यो पवेलियन में रहती है। इसलिए तुम्हें उसे मारना बिल्कुल भी आसान होगा। कोई समस्या की बात नहीं होनी चाहिए, कोई भी मुश्किल नहीं होगी। तो हम देखते हैं सुनकर वह बंदा खामोश होता है, कहता है कि आखिरकार तुम लोगों को लगता क्या है कि लोगों को मारना बहुत ही ज़्यादा आसान है? ऐसा है तो आखिरकार तुमने यहाँ पर हत्यारों को ही क्यों बुलवाया? अपने ही लोगों से मरवा लेते। तो हम देखते हैं सुनकर वह थोड़ा हेजिटेट करता है, कहता है क्या? और वहाँ आवाज़ आती है कि इस काम के लिए हमें 3 सोने की सिल्लियाँ चाहिए, मतलब कि 3 सोने की ईंटें। तो हम देखते हैं सुनकर कहता है क्या 3 सिल्लियाँ? यह तो बहुत ज़्यादा है। आखिरकार तुम क्या पागलपन भरते बात कर रहे हो? यह तो हमारी पिछली बार जो डील हुई थी उससे भी ज़्यादा 3 गुना दाम है। तो हम देखते हैं सुनकर बुढ़िया कहती है, अबे तू शांत हो जा, आखिरकार तू बकवास क्या कर रहा है? हम देखते तभी तक यहाँ पर वो वायर्स जो होते हैं पहुँच चुके होते हैं और यह एसेसियन जो होता है वो उसके ऊपर उन वायर से पूरी तरह से इन्हें बाँध चुका होता है, जिसके बारे में लगता है बुढ़िया काफ़ी अच्छे से जानती है। और इन बंदों के पसीने छूट रहे होते हैं। और वह बंदा कहता है कि इस सिटी में सबसे प्रसिद्ध वेश्या की हत्या करने के बारे में तुम चाहोगे कि इसकी अफ़वाहें चारों ओर ना फैलें, है ना? और तुम्हें क्या लगता है उन अफ़वाहों को दबाना और उसे आत्महत्या हो या फिर दुर्घटना में के तौर पे दिखाना कोई आसान काम है? और वह इससे कहता है कि तुम्हें यहाँ पर सबसे पहले उन चीज़ों की भुगतान करनी होगी। तुम देखते हैं सुनकर वह कहता है, हाँ, हाँ, हम तुम्हारे जो भी रकम है उसे दे देंगे। तुम आखिरकार भुगतान के सबसे बेहतरीन हत्यारे जो हो, तुमसे तुम्हारी काम की मतलब की तारीफ़ मैंने बहुत सुनी है और तुम्हारे बारे में यहाँ पर हल्के में बिल्कुल भी नहीं लिया जा सकता, इसलिए मैं पे करूँगा। यह सुनकर खामोश होता है और उसे छोड़ देता है और अपने वायर्स को पीछे ले लेता है, तो उसके बगल वाला लंबू कर रहा होता है, ठीक है, मैं अभी यहाँ पर इस जगह से जा रहा हूँ। तुम्हें यहाँ पर अभी फ़िलहाल के लिए एक ही मतलब कि सिल्ली देनी है और बाकी मैं काम के बाद लूँगा। और हम देखते हैं ये लोग यहाँ से जा रहे होते हैं और इस बंदे के कान में भी थोड़ी-सी कट लग चुकी होती है और ये अपने कान को सँभाल रहा होता है। तभी इसके सामने वह छोटा टिंगू वापस से अचानक से प्रकट होता है और कहता है कि मैं सिर्फ़ बुकवान का सर्वश्रेष्ठ नहीं हूँ हत्यारा, बल्कि यहाँ पर जंगवांग मतलब कि सिटी का भी राज्य होगा, उसका नाम होगा, तो मैं यहाँ पर का भी सबसे बड़ा हत्यारा हूँ। और यह कहकर यहाँ बहुत तेज़ी से सामने से गायब हो जाता है, जिसकी वजह से ये लोग डर जाते हैं और पीछे की ओर हटकर गिर जाते हैं। कहते हैं व्हाट, आखिरकार ये क्या? ये यहाँ से अचानक गायब हो गया। और फिर हमारा सीन सीधे जंगल में चला जाता है। और जहाँ पर हम देखते हैं कि ये लोग जंगल में टहल रहे होते हैं और टहलते-टहलते बातें भी करते हुए जा रहे होते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं जो बंदा होता है बोल रहा होता है लंबू वाला कि आखिरकार तुम्हारी मज़ाक या बहुत ज़्यादा नहीं तुमने उन लोगों के साथ कर दिया। इस तरीके से उनके साथ मज़ाक करना बहुत ज़्यादा बेकार है। ख़ैर कोई बात नहीं। आखिरकार इसी के बदौलत तुम इस तरीके से गंदे काम करते हुए आए हो और तुम यहाँ पर होंगे यानी कि मेरे स्टूडेंट बनने के लायक भी हो। आपको एक व्यक्ति को सँभालना तो आना चाहिए मतलब कि जैसे मर्चेंट को। और वह कहता है तो आप यहाँ पर इसके बारे में क्या सोचते हैं? एक वेश्या को आप अकेले सँभाल सकते हैं? मैं यह काम तुम्हें अकेला सौंपना चाहता हूँ। तुम यहाँ पर सोलो अटैक करोगे, अकेले जाओगे उसका काम तमाम करने के लिए। यह सुनकर वह खामोश होता है और फिर हँसते हुए कह रहा होता है कि ठीक है, मैं यहाँ पर आखिरकार हांग के एक ट्रू स्टूडेंट के तौर पर उसे सँभाल लूँगा। उसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होकर सीधे वापस उस जगह पर आ जाता है, जहाँ पर मयूंग वॉल का वह घर बनने वाला, वह गिल्ड बनने वाला है, जहाँ पर इससे ये लोग अपना व्यापार का काम स्टार्ट करेंगे। और वहाँ पर आवाज़ आ रही होती है कि ठीक से, ध्यान से, इधर लाओ पटरियों को। और वहाँ कोई कह रहा होता है बहुत बढ़िया, आगे की ओर बढ़ो, इस तरीके से काम करो। और हम देखते हैं यहाँ पर मांझी को जो कह रहा होता है कि इसका जो पैमाना है बहुत ही ज़्यादा अद्भुत है डिज़ाइन, इससे बहुत बड़ी रकम खर्च हो रही होगी इसे बनाने में। हम देखते हैं इसके पीछे जो सुनर होती है वह कर रही होती है कि आखिरकार मयंक वॉल ने ये सब कुछ कामयाब करके दिखाया है, इन्हें पूरा करके दिखाया है, अपना पूरा भाग्य इसमें ही झोंक दिया है, सारा संपत्ति, सारा पैसा। और यहाँ पर हम देखते हैं मयंक वॉल कह रही थी, ओए आखिरकार तुम उस जगह पर गड्ढे क्यों कर रहे हो? वहाँ से तो गाड़ी गुजर रही है। हम देखते हैं वो बंदा कह रहा होता है, अरे हाँ, तुम्हें यहाँ पर मैंने कहा था ना। और वह कहता है कि माफ़ कर दीजिए, ये आदमी नया है इसलिए इतना ज़्यादा अच्छे तरीके से कामों को नहीं जानता है। तभी मयंक वॉल को दूसरी ओर से आवाज़ आ रही होती है, आह वाह! तुमने क्या कर दिया, कमाल! आखिरकार तुम्हारा स्ट्रॉन्गेस्ट पावर बेहिसाब है। आपके पास काफ़ी अच्छी शक्ति है, बहुत बढ़िया, स्टैमिना काफ़ी अच्छा है तुम्हारा। और हम देख रहे होते हैं यहाँ पर योंग को, जो इनके गिल्ड में शामिल हुआ है काम करने के तौर पर। वहाँ एक बोल रहा होता है बंदा, आप तो अकेले 5 लोगों का काम कर सकते हैं। दूसरा बंदा कह रहा होता है कि तुम तो यहाँ पर काफ़ी अच्छे हो, बेहतरीन हो बच्चे, तुमने यहाँ पर कमाल कर दिया। तुम तो इन चीज़ों को आराम से ऊपर उठा पा रहे हो और थोड़ा-सा ऊपर उठाओ। और हम देखते हुए कह रहा होता है, हाँ, मैं समझ गया। और यहाँ पर इस चीज़ों को करते हुए देख मयंक बिल्कुल खामोश होती है। तो योंग की जब उसकी ओर नज़र पड़ता है, तो वह खुश होते हुए कह रहा होता है कि चोसेंग। और फिर हम देखते हैं यहाँ पर चोसेंग यहाँ पर कहती है, आखिरकार वह यहाँ पर क्या कर रहा है? और ओल्ड मैन इसके पीछे आ चुका होता है एक बड़े से
लकड़ी के मतलब कि पेड़ को उठाकर, और वह कह रहा होता है कि और क्या करेगा? वह यहाँ पर पैसे कमाने के लिए आया है, बिल्कुल। और वह हम देखते हैं ओल्ड मैन वहाँ अपने पास में बड़ी सी लकड़ी को खड़ा कर देता है, और उसे देखकर जो चोसेंग होती है वह हैरान होती है। तो ओल्ड मैन कह रहा होता है कि वह छोटा-सा पिल्ला हमेशा मेरी बहन, माय सिस्टर लगातार बोलता रहता है एक तोते की तरह आपके बारे में, वह लगातार बात करते रहता है। तुम्हारा उसके बारे में क्या ख़्याल है? तुम मुझसे जाकर बातें क्यों नहीं करती हो? और हम देखते हैं सुनकर मयंक उसकी बातों को खामोशी सुन रही होती है, और वह उससे कहता है कि उसने सुना कि आप यहाँ पर अपने गिल्ड में एक मज़दूरों के गिल्ड को बंदों को जमा कर रहे हैं, अपने गिल्ड में लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं। तो उसने यहाँ पर एक मज़दूर के तौर पर काम करने का निर्णय लिया, ताकि वह तुम्हारी मदद भी कर सके और पैसे भी कमा सके। एक तीर से दो निशाने। यह सुनकर मयंक मुग़ल कहती है कि क्या? उसने सुना? आखिरकार उसे किसने बताया? यह सुनकर ओल्ड मैन सीधे इशारा करते हुए कह रहा होता है सुनर और मांझी की और उन लोगों ने। और फिर वह यहाँ पर पलटकर सीधे उस लेडी वॉरियर की ओर देखता है और कहता है कि और हाँ, तुमने मेरे छोटे पिल्ले को ट्रेनिंग में मदद की, उसके लिए धन्यवाद। ऐसा लगता है कि उसने आपकी बदौलत बहुत कुछ सीखा है। तो हम देखते हैं सुनकर वह भी अपने मुँह को फेर लेती है, और ये दोनों अपने चेहरे को छुपाकर यहाँ से निकलने लगते हैं साइड से, और मयंक यहाँ इरिटेट होते हुए रहने लगती है। ओल्ड को समझ में नहीं आता और कहता है कि आखिरकार ये लोग तुमसे आँखें क्यों नहीं मिला रहे? ऐसे बचकर क्यों भाग रहे हैं? हम देखते हैं मयंक अपने गुस्से को कंट्रोल करती है, फिर खुद थोड़ी देर के लिए शांत हो जाती है, और शांत होने के बाद सामने की ओर देखती है और कहती है, सर, क्या आप मेरे लिए अपने पिल्ले के पास एक बात को पहुँचा सकते हैं? और हम देखते हैं यहाँ पर योंग, जिसके बारे में राइटर बता रहा होता है कि यह संपर्क नहीं कर सकता, क्योंकि चोसेंग को यहाँ पर उससे बात करने में शर्माई परेशानी होगी, इसलिए और उससे सीधे बात नहीं करना चाहता है। और हम देखते हैं यहाँ पर आवाज़ आती है कि उससे जाकर कहना है कि मैं उसे चुक्सी माउंटेन पर मिलूंगी। तो ओल्डमैन कहता है कि अभी क्यों नहीं तुम वहाँ पर जाकर उससे यह बात कर देती हो, उससे अभी जाकर बात कर लो जो वहाँ कहानी है। तो वहाँ पर आवाज़ आती है कि मुझे शीघ्र ही अभी जाकर अपने पवेलियन में कुछ गेस्ट का स्वागत करना है, इसलिए मैं यहाँ से जा रही हूँ। कृपया कर आप उसे मेरा संदेश पहुँचा देना। फिर हम रात का सीन देखते हैं पर इसके फ्रैक्शन का। फिर हम देखते हैं यहाँ पर कुछ बंदों की स्वागत की जा रही थी, और वे कह रहे थे, तुम आओ ना प्रिय। दूसरा कह रहा था, ओहो! आखिरकार आप कितना विनम्र हैं। तीसरा बुड्ढा कह रहा होता है कि आप तो यहाँ पर बिल्कुल भी नशे में नहीं लग रही हैं। और हम देखते हैं इसी तरह यहाँ पर इनके फैक्शन में आवाज़ें आ रही होती है। जोसेन जो होती है वो अपने रूम में होती है, और हालाँकि निम्न स्तर की लड़कियाँ सारे काम को करती हैं, बट जो हायर लेडी होती हैं, वही किसी को स्पेशल सर्व करती हैं, मतलब कि टॉप पर जो हैं। और यह लड़की जो होती है अपने बेड के नीचे से कुछ चीज़ों को निकालती है सरकाते हुए, अपने बेड को उठाती है, और वह यहाँ पर दिखा रही होती है काफ़ी सारे गोल्ड, सिल्वर, ज्वेलरी, काफ़ी महँगे-महँगे कपड़े और भी बहुत सारे बॉक्स रखे हुए होते हैं। और वह उनको देखते हुए कह रही होती है कि अधिकांश हिस्सा जो है वह गिल्ड के निर्माण में खर्च हो जाएगा, और बाकी का यहाँ पर सामानों को लेने में, थोक चीज़ों को खरीदने में, और फेरी वालों को किराया देने में, वे सारे पैसे खर्च हो जाएँगे। और वह कहती है कि मैंने उम्मीद नहीं की थी कि शुरुआती जो खर्च होगा वह इतना बड़ा होगा। ख़ैर, इससे मैं कुछ उसकी मदद तो कर सकती हूँ, उसके बाद शायद वह यहाँ से हमेशा के लिए चला जाए। और हम देखते हैं वह एक पोटली को उठाती है, उसमें कुछ पैसे भरती है, और अपने गार्ड के साथ उसी चट्टान वाली चोटी की ओर आ रही होती है, और वह कहती है कि मैं यहाँ से अकेली जाना चाहती हूँ। तो गार्ड कहता है, क्या ये ठीक रहेगा? तो फिर ठीक है, हम आपका यहीं पर इंतज़ार करेंगे। और वह जाते वक़्त कहती है कि धन्यवाद, आपका व्यू, इसका नाम बता रही होती है जो गार्ड है। और फिर हमें उस चट्टान वाली जगह का सीन दिखाया जाता है, जो यहाँ चोटी वाली होती है, यहाँ पर आकर यह साइड में खड़ी होती है, नीचे की ओर देख रही होती है। तभी यह कुछ आवाज़ महसूस करती है तो पलटकर देखती है, जहाँ पर हम योंग को देख पा रहे होते हैं, और वह उसे देखकर थोड़ी हैरान होती है, और वह फिर कहती है कि आप तो मेरी उम्मीद से काफ़ी समय पहले आ गए हैं। योंग को हम देखते हैं उसके सामने यहाँ पर एक पोटली फेंक दी गई होती है, कहती है कि इसे तुम ले लो, और मैं यह श्योर करती हूँ कि इसमें इतना रकम है कि तुम अपनी मतलब कि जीवन जीविका चला सकते हो, और मैं यह सुनिश्चित करना चाहती हूँ कि आज के बाद से तुम यहाँ पर बिल्कुल भी मेरे सामने ना आओ, क्योंकि इससे मुझे घुटन महसूस होती है। इसे ले लो और मेरी नज़रों से हमेशा के लिए ओझल हो जाओ, और तुम्हारी जो यहाँ मौजूदगी होती है वह हमेशा से मुझे ऐसा महसूस कराती है जैसा मैं बिल्कुल भी फ़ील नहीं करना चाहती हूँ। मुझे बिल्कुल भी हैप्पीनेस फ़ील ही नहीं होती है, और मुझे उन दर्दनाक दिनों की याद दिलाते रहती है जिसे मैं बिल्कुल भी मुश्किल से भी याद नहीं करना चाहती हूँ, और जिन्हें मैं भूल चुकी हूँ। वो चीज़ें मेरे दिमाग में आती चली जाती हैं। इसलिए तुम यहाँ पर इन चीज़ों को ले लो और हमेशा के लिए निकल जाओ मेरे इस ज़िंदगी से। जो यहाँ पर मेरे दिमाग में आती हैं वह बहुत ही दर्दनाक होती हैं, इसलिए मैं कभी भी उन्हें फ़ील नहीं करना चाहती हूँ। मैं यह नहीं जानना चाहती कि तुम अभी तक कहाँ पे थे और किस तरीके के जीवन को जी रहे थे, लेकिन तुम अब यहाँ से हमेशा के लिए जा सकते हो। अब मैं अपनी खुशियों को अपने लोगों के साथ जीना चाहती हूँ। पहले से ही मेरे जीवन में काफ़ी कठिनाई है। मैं उस परिवार को फिर नहीं पाकर वापस चिंतित होना चाहती हूँ, जिसे मैं बिल्कुल भी देखना नहीं चाहती हूँ। इस तरीके से उसे कह रही होती है कि हमेशा के लिए चले जा बार-बार। तो हम देखते हैं योंग इसके सामने आता है, और ये पलटकर देखती है, योंग उसके सामने और आता है, और हम देखते हैं अब उसकी शक्ल की ओर देखती है और थोड़ी-सी हैरान हो जाती है। कहती है, तुम कौन हो? और हमें दिखाया जाता है यहाँ पर यह योंग नहीं होता है कि इसको आँखों के सामने साफ-साफ नज़र आ रहा होता है कि इसकी आँखें रेड एकदम अजीब-सी होती है, स्माइल भी अजीब होती है, और इसकी आँख के सामने तुम देख सकते हो इसने मास्क लगा कर आया हुआ है, मतलब कि शक्ल बदल कर। और हम देखते हैं इसको फ़ील करने के साथ ही तुरंत ही चोसेंग दूसरी ओर भागने की कोशिश करती है। तो वह बंदा अपने उस वेब के साथ, उन रस्सियों के साथ इसे तुरंत ही पकड़ लेता है, और ये कर रही होती है चिल्लाते हुए, गार्ड। और
और हम देखते हैं तुरंत ही अपने उन कंबलों के बीच में यहाँ पर सख्त में उसके रस्सियों से घिर जाती है, बंध जाती है। और यहाँ पर जो ये बंदा होता है तुरंत अपने नाइफ को आगे की ओर बढ़ाते हुए इसे मारने के लिए एकदम हँसते हुए कहता है कि मर जा, अब तुम्हारी बारी है। बट तभी अचानक कुछ चीज़ को फ़ील कर पाता है, क्योंकि यहाँ पर दूसरी ओर से इस पर भी एक जोरदार हमला हुआ होता है। और हम देखते हैं इस हमले के साथ यहाँ पर योंग की एंट्री हो चुकी होती है, और योंग ने इस बंदे के स्नाइप अटैक को सीधे अपने एक हैंड से रोक दिया होता है। और वह इसे कहता है, आखिरकार तू कमीने करना क्या चाहता था। उसके बाद हमारा सीन तुरंत शिफ्ट होकर आज की सुबह का सीन के पास वापस लौट आता है, जहाँ पर चोसेंग एक ओल्ड मैन को कह रहे थे, आखिरकार तुम किस जगह पर क्यों गड्ढे कर रहे हो, ठीक से दूसरी जगह पर करो, यहाँ से तो गाड़ियाँ गुजरती है ना। तो हम देखते हो बंदा बता रहा होता है कि माफ़ कर दीजिए इस आदमी को, यह नया नया आया हुआ है, इसे काम के बारे में उतना कुछ ज़्यादा पता नहीं है। तभी वहाँ पर और भी शोर-शराबे हो रहे होते हैं। चोसेंग उस ओर चली जाती है जहाँ पे योंग के बारे में बातें हो रही थी कि तुम काफ़ी अच्छे हो, ताकतवर हो और तुम अकेले 5 लोगों के जितना काम कर सकते हो। बट उस समय पर इस ओल्ड मैन पर कोई ध्यान नहीं देता है, क्योंकि ये ओल्ड मैन ही वो असिस्टेंट होता है जो यहाँ पर भेष बदल कर आया हुआ होता है चोसेंग पर नज़र रखने के लिए, या इसे मारने के लिए सही समय कब मिलेगा। और यह उसी की ओर घुरकर देख रहा होता है, उनकी सारी बातों को सुन रहा होता है। उसके बाद इसका सीन उस जगह पर आ जाता है जब वहाँ से वो जानकारी लेकर वापस अपने कमरे में आ चुका होता है, और वहाँ पे अपने मास्क को हटा रहा होता है। हटाने के बाद हमें साफ-साफ दिखाया जाता है कि यह एक लेडी वॉरियर है इसकी शायद। इसके बाल लंबे-लंबे हैं और ये एक लड़की की तरह अभी फ़िलहाल तो लग रही है। उसके बाद हम देखते हैं यह कुछ चीज़ों को सोचती है, और फिर हमारा सीन वापस इस प्रेज़ेंट में जाता है, जहाँ पर योंग पहुँचकर अपने उसके वेपन को अपने हाथों से रोक चुका होता है, जिसकी वजह से उसके हाथ में वो जो काँटेदार वेपन होती है आर-पार हो चुकी होती है। यह देखकर वह असिस्टेंट भी काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है, और वहाँ पर चिल्लाते हुए यूँ कह रहा होता है कि टेक कवर इन द फॉरेस्ट चोसेंग, जल्दी जंगल में जाओ और जाकर छुप जाओ। और हम देखते हैं कि यहाँ पर वह एक ब्लेड टेक्निक का यूज़ करते हुए कह रहा होता है, ब्लेड ऑफ द विंड। और इस अटैक की वजह से इस बार योंग ने जो अटैक किया होता है उसकी एनर्जी थोड़ी ज़्यादा होती है, और वह कह रहा होता है वायरल विंड अटैक स्ट्राइक। और इस स्ट्राइक की वजह से वह जो असिस्टेंट होता है वह दूर की ओर सीधे खदेड़ा जाता है। हम देखते हैं कि इसने जो यहाँ पर अपनी भैंस बदली है, इसके कपड़ों पर भी असर पड़ रही होती है, इस अटैक की वजह से उसके वो कपड़े फट रहे होते हैं। और योंग आगे की ओर बढ़ते हुए अपने दोनों हाथों पर अपनी एनर्जी को रिलीज़ करते हुए उस पर अटैक करने वाला होता है। तो वहाँ पे एसेसियन का भी अटैक आता है, लीडर ऑफ असिनेशंस, और जिसकी वजह से हम देखते हैं कि योंग भी यहीं पर पीछे की ओर धकेला जाता है, और हमें उस जगह के सीन को दिखाया जाता है जहाँ पर एसेसियन ने अटैक किया होता है। वहाँ कई सारे पेड़ जो होते हैं वो तबाह हो चुके होते हैं, और ये एसेसियन पीछे की ओर हट चुकी होती है और वहाँ से तेज़ी से भागने की कोशिश कर रही होती है, क्योंकि इसने यहाँ पे जो रूप भैंस बदला था वह धीरे-धीरे करके सामने आ रहा था। और हम देखते हैं कि ये दोनों एक-दूसरे के सामने मतलब खड़े होते हैं, तो योंग उसकी ओर देख रहा होता है और वो अपने वेपन को लेकर इसके सामने तैयार होता है, और योंग उसके देखते हुए कहता है, ये काफ़ी ज़्यादा ही फ़ास्ट है। आखिरकार मेरा एक भी हिट सही तरीके से उस पर लैंड नहीं हुआ है। उसने मेरे एक अटैक को भी डायरेक्टली बर्दाश्त नहीं किया है, मतलब उसे डायरेक्ट नहीं पड़ा। तो हम देखते हुए असिस्टेंट अपने उन कांटेदार वेपन्स को लेकर तैयार होते हुए एक और उसके ऊपर अटैक करते हुए अपने वायर्स के साथ उसे कंट्रोल करते हुए, और उसका निशाना सीधे यहाँ पर चोसेंग होती है। यह देखकर योंग हड़बड़ा जाता है, कहता है कि तुम्हें क्या लगता है तुम आखिरकार किस ओर बढ़ रही हो। और योंग यहाँ पर अपने उस बुद्धा पाम टेक्निक की वजह से प्रेशर को रिलीज़ करता है, जिसकी वजह से जो वेपन्स आ रहे थे चोसेंग की ओर वह वहाँ से धकेले जाते हैं। बट यहाँ जो असिस्टेंट होती है वह तेज़ी के साथ उन्हें कंट्रोल करते हुए दूसरी ओर हटा देती है, और तब तक यह योंग के सामने बहुत तेज़ी से पहुँच चुकी होती है। अपने वेपन्स को लेकर सीधे इसकी ओर बढ़ते हुए इस पर अटैक करते हुए कर रहे थे असिस्टेंट टेक्निक, और हम देखते हैं इसने यहाँ पर उसे भटकाने के लिए सिर्फ चोसेंग की ओर हमला किया था, जबकि इसका मेन हमला ये योंग होता है। योंग के हमें हाथों पर दिखाया जाता है कि गप-गप करके एकदम जगह-जगह पर इसके वाइटल पॉइंट्स पर उन वेपन से कई गड्ढे बना दिए गए होते हैं। और यह देखकर योंग भी काफ़ी हैरान होता है, और उसका जो हमला होता है फेस की ओर आने वाला होता है, तो तुरंत ही योंग अपने दूसरे हैंड से उस पर जोरदार फिस्ट मारता है, जिसकी वजह से असिस्टेंट जो होती है वो पीछे की ओर हट जाता है। और यूँ अपने उसी मतलब लगे हुए चोट लगे हुए हाथ के साथ ही बिना रुके लगातार पंचेज़ इसके ऊपर लैंड करने की कोशिश करता है। तो हम देखते हैं उस असिस्टेंट को जो कि सीधे इसके हाथ में ही लपेट जाता है, और इसके हाथ को यहाँ पर टैकल करने लगता है, तोड़ने की कोशिश करने लगता है। बट जो योंग होता है वो यहाँ पर पूरी कोशिश कर रहा होता है ताकि यह अपने हाथ को छुड़ा सके, और साथ में ये अब इसके फेस को भी देखना चाहता था, इसलिए अपने हाथ को इसके फेस की ओर लेकर इसके मास्क को उखाड़ने की कोशिश करने लगता है। और हम देखते हैं यहाँ पर एक जोरदार एनर्जी रिलीज़ होती है जो कि उसने दूसरे हैंड से की होती है, और ये योंग ने यहाँ पर उसके जो मास्क होते हैं उसे खींच लिया होता है उसके चेहरे से, जिसकी वजह से ये असिस्टेंट अपने फेस को अपने हाथ से ढकने लगता है। और हम देखते हैं यह देखकर ये काफ़ी ज़्यादा घबरा चुकी होती है, क्योंकि यह कोई भी असिस्टेंट अपना ओरिजिनल फेस जल्दी दिखाना नहीं चाहता है, और उस फेस को यहाँ पर जो चोसेंग होती है वो भी देखने की कोशिश कर रही होती है कि आखिरकार यह है कौन। बट हम लोग तभी देखते हैं कि यहाँ पर जो गार्ड्स होते हैं वह पहुँच चुके होते हैं करते हुए कि माय लेडी मोयोंगवॉल, क्या आप ठीक हैं? क्या आप ठीक हैं? आखिरकार यहाँ पर क्या हो रहा है? हम देखते हुए गार्ड्स आकर देखते हैं कि यहाँ चारों तरफ फाइटिंग चल रही है, तो वो कहता है आखिरकार ये कौन है? और हम देखते हुए गार्ड्स तुरंत मोयोंगवॉल को प्रोटेक्शन में अपने लेने लगता है, और वह कहने लगता है कि लेडी मोयोंगवॉल, क्या आप ठीक हैं? और हम देखते हैं यहाँ पर वह जैसे गुस्से में अपने ऑरे को रिलीज़ कर रहा था और एक हाथ से अपने चेहरे को छुपा रहा था। फिर वो अपने बाल्स को सामने की ओर लाता है, और वह तेज़ी से वह यहाँ से गायब हो जाता है। उसे गायब होते हुए देख कोई लोग कहने लगता है ये क्या? ये तो यहाँ से डिसअपीयर हो चुका है। दूसरा कहता है आखिरकार हो क्या रहा है यहाँ पे? और जो योंग होता है वो बस गुस्से में अपने फिस्ट को खींचते हुए उसी की ओर देख रहा होता है। फिर थोड़ी देर तक हमें दिखाया जाता है कि
यहाँ पर सारा सिचुएशन शांत है और जो यहाँ पर योंग है उसके हाथ में मलम पट्टी एक गार्ड कर रहा होता है और वो कर रहा होता है। ऐसा लगता है कि वह एक हत्यारा था। तो योंग बताता है कि हाँ, असेसियन आखिरकार वो क्यों यहाँ पर आया था? तो वो बता रहा होता है गार्ड कि मुझे नहीं पता, लेकिन असेसियन तभी नज़र आते हैं जब कोई उन्हें ये कोई काम सौंपता है किसी असैसिनेशन का। कोई तो है जो लेडी मयूंग वॉल को मरवाना चाहता है। अभी तो बहरहाल फ़िलहाल यही अच्छा होगा कि खतरा हमें थोड़ी देर के लिए टला है, लेकिन ये कभी भी आ सकता है। इसलिए हमें फ़िलहाल के लिए अपने सेक्शन में चले जाना चाहिए और वहीं पर जाकर लेडी को प्रोटेक्ट करना चाहिए। योंग तुम भी हमारे साथ चलो। और हम देखते हैं जब तोसिन होती है वो बिल्कुल खामोश होती है और फिर वहाँ पर गार्ड उसके सामने जाता है और कहता है लेडी। तो वह कहती है कि मुझे माफ़ करना कि मैंने तुम्हें अपने साथ नहीं लाया और तुम्हारी बात को मानकर, और जल्दी चलो, हम यहाँ से वापस चलना चाहते हैं। उसके बाद योंग भी यहाँ पर शांति से खामोश होता है और वह यहाँ पर मयंक वॉल के ही देख रहा होता है, क्योंकि वो उसके जो हैंड होते हैं वह काँप रहे होते हैं और उसे भी डर लग रहा होता है इस असैसिनेशन की वजह से। फिर हमारा सीन सीधे यहाँ पर रास्ते पर जाता है जहाँ ये लोग धीरे धीरे कर आगे बढ़ रहे होते हैं। बट जो यहाँ पर जोसेंग होती है इसे थोड़ी सी अभी भी घबराहट महसूस हो रही होती है और यहाँ पर इसी घबराहट में थोड़ी उसकी पैर फिसल जाती है, जिसकी वजह से वो सीधे एक और गिरने लगती है। तो योंग तुरंत ही सामने की ओर आता है और उसे संभालते हुए कहता है कि ध्यान से, आखिरकार किस तरीके से तुम चल रही हो। और हम देखते हैं सुनने के साथ वो उसे उसका अपने हाथों से छुड़ा लेती है और उससे दूर हटने को कहती है और कहती है कि अब तुम्हें इतने समय तक हमारा पीछा करने की आवश्यकता नहीं है। अब तुम यहाँ से जा सकते हो। मैं स्पष्ट कर देती हूँ कि मैं तुम्हें यहाँ पर बिल्कुल भी देखना पसंद नहीं करती हूँ। मतलब कि तुम मेरे सामने ना रहो वही अच्छा है। अब मेरे भाई की तरह व्यवहार करना बंद कर दो तुम। और वह उसे और भी खरी-खरी सुनाते हुए कहती है कि हम अपना जीवन अब सिर्फ़ अलग-अलग तरीके से जीना चाहते हैं। जैसा कि हम एक अनजान व्यक्ति हों, इस तरीके से व्यवहार करो और मेरी नज़रों से दूर चले जाओ। क्या आप यहाँ पर कुछ चीज़ों की उम्मीद कर रहे हैं मुझसे? तो आपको मुझे पहले ही जो बचाया है और जो भी काम किया है उसके बदले में मैं तुम्हें मांझी से कलवा कर तुम्हारे लिए कुछ पैसे भिजवा दूँगी। तो इसलिए अब तुम यहाँ से जा सकते हो और उन पैसों के साथ अपना जीवन जी सकते हो और यहाँ से चले जाओ। और हम देखते हैं इसी तरह खामोशी से कर रही होती है और कहती है कि तो यह मेरे लिए पर्याप्त होगा, यही मेरे लिए सबसे अच्छा होगा। क्या यह पर्याप्त नहीं है कि तुम्हें तुम्हारा पैसा दे दिया जाए और तुम यहाँ से चले जाओ? और हम देखते हैं इसके ऐसे बातों को सुनकर यहाँ थोड़ी देर के लिए खामोशी होती है और गार्ड सभी लोग इन्हीं की ओर देख रहे होते हैं। तो फिर हम देखते हैं योंग कहता है कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और वह उसके सामने जाते हुए कहता है कि जब कोई असिस्टेंट आपको यहाँ पर निशाना बना रहा हो तो मैं यहाँ से बिल्कुल भी नहीं जा सकता हूँ। चाहे बहरहाल इसके लिए मुझे ही तुम्हें मजबूर क्यों ना करना पड़े कि मैं यहीं पर रुकूँ। मैं अपनी बहन की प्रोटेक्शन करना चाहता हूँ, भले ही मुझे यहाँ पर इसके लिए खुद की जान ही देनी पड़े। हम देखते हैं ऐसे बातों को सुनकर मयंगोल बिल्कुल हैरान हो चुकी होती है और बट उसको कुछ भी नहीं करती है और चुपचाप आगे की ओर बढ़ी जाती है। तो गार्ड भी इसके पास आते हुए कहता है कि किसी कारण से ऐसा लगता है कि वो आपसे बहुत ज़्यादा नाराज़ है। फिर भी अभी के लिए यही बेहतर होगा कि तुम हमारे साथ ही चलो। अगर वो असिस्टेंट लौटता है तो विश्वास के साथ मैं श्योर नहीं हूँ कि मैं उस सिचुएशन का सामना कर पाऊँगा और उसे अकेले संभाल पाऊँगा। क्या ही का गार्ड बनता है यार ये लोग। फिर हम देखते हैं यहाँ पर सुबह हो चुकी होती है और हमारा सीन सीधे इस ओल्ड मैन हान पर आता है और ओल्ड मैन कह रहा होता है क्या तुम खड़े हो? मेरा जो पिल्ला है योंग वह उस फ्रैक्शन में रह रहा है उस लड़की के। तो हम देखते हैं वहाँ पर मांझी भी खड़ा होता है और ओल्ड मैन कह रहा होता है कि शायद वह लगता है कि वह यहाँ पर खाना बनाने से बचना चाहता है, इसलिए वह वहाँ पर भागने की कोशिश कर रहा है। तो मांझी बता रहा होता है कि नहीं, आखिरकार वह जो है मैंने सुना कि उसने मुझे यह जानकारी बताने को तुम्हें दिया है कि वह बता दे तुम्हें कि वह वहाँ पर रह रहा है। और बहरहाल मैं तुम्हें यहाँ पर यह देख पा रहा हूँ कि तुमने इन जंगल के जानवरों को मार मार कर खाना स्टार्ट कर दिया। क्या तुम यहाँ की सारे जानवरों को साफ करने की योजना बना रहे हो? फिर हमारा सीन वापस से यहाँ पे उनके उस फैक्शन के एरिया की ओर आता है और मंजी की आवाज़ आ रही होती है कि उन्होंने कहा था कि वह लेडी मोइंगोल के साथ रहने वाले हैं और फिलहाल के लिए वह उन्हें नहीं छोड़कर आ सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर एक हत्यारा है जो कभी भी वापस आ सकता है। तो यह सुनकर ओल्ड मैन सोचते हुए कहता है अच्छा, एक असिनेशन, यह तो बिल्कुल भी अच्छा मैच नहीं है। तो ओल्ड मैन यहाँ पर मंजी कहता है कि क्या तुम्हारा कहने का मतलब क्या कि अच्छा मैच नहीं है? तो ओल्ड मैन बताता है कि जो पिल्ले की मैंने टेक्निक सिखाई है, मतलब अपने पिल्ले को जो जो मार्शल आर्ट सिखाई है, वह जो है वह एक ब्लेड मैन से लड़ने के लिए तो लगभग ठीक है, लेकिन उसे एक हायर लेवल का बंदा जो कि लगातार हमले करते जाता हो, उसे वह संभाल नहीं सकता है। तो ये सुनकर यह मंजी कहता है सो? तो वह बताता है कि इसीलिए मुझे लगता है कि वह उसके लायक नहीं है, वह उसके लिए एक बिल्कुल भी अच्छा मैच नहीं है, वह उसके सामने कमज़ोर पड़ जाएगा और मारा भी जा सकता है। यदि उसका प्रतिद्वंदी, उसका एनिमी एक असेसिन है तो यह ज़ाहिर तौर पर है कि उसके सामने वो अपने टेक्निकों का इस्तेमाल करेगा तो खुद को अपंग की तरह महसूस करेगा और यह बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। वह उसे संभालने की कौशल को अभी तक नहीं सीखा है। फिर हमारा सीन वापस यहाँ पर गार्ड वाले और योंग के पास आता है, जहाँ पर जो गार्ड होता है वह उसे कुछ मलहम वगैरह, दवा वगैरह दे रहा होता है और योंग के हाथों में कुछ पट्टियाँ होती हैं, मतलब कि कुछ मेटल के प्लेट्स हैं जिसे वो अपने हाथों में ले रहा होता है। और यहाँ पर गार्ड कह रहा होता है कि इसे ले लो और यह तुम्हारे लिए बेहतर होंगी, यह तुम्हारे घावों को जल्द ठीक करेगी। और यहाँ ओल्ड मैन की आवाज़ आ रही होती है कि दूसरे शब्दों में कहें तो जो हत्यारा है वह पिल्ले के लिए बहुत ही बुरा मैच है, वह इसे बिल्कुल भी नहीं संभाल पाएगा। और वापस हमारा सीन उस गुफे में आ जाती है, जहाँ पर हम देखते हैं कि इस हत्यारे असेसियन को जो होता है पनिशमेंट दिया जा रहा होता है, इसे रस्सियों में बांध कर टांग दिया गया होता है। जिसका जो मास्टर है या लंबे वाला, ये कह रहा होता है कि आप एक वेश्या को मारने में असफल रहे, तुमने तो यहाँ पर लगभग अपना चेहरा भी उसे दिखा ही दिया था। ऐसा लगता है कि तुम मेरे हांग के स्टूडेंट के तौर पर खड़े नहीं उतरे हो, तुम बहुत ही खराब प्रदर्शन दिखाए हो। तुमने एक हत्यारे के रूप में अपना पहला मिशन ही
फ़ेल कर दिया है बेगजी। और हम देखते हैं वह वहाँ पर उसको फिर रस्सियों को काट कर छोड़ देता है और कह रहा होता है कि अच्छा ठीक है, अब तुम्हारी गलतियों को यहाँ पर मिट्टी डालने का काम मुझे करना पड़ेगा। कपड़े पहनो और तैयार हो जाओ। और वह बताता है कि इस पाठ को हमेशा याद रखना कि तुम्हें अपने मिशन में कभी भी फ़ेल नहीं होना है। मतलब इसे जो पनिशमेंट दिया है उसे भूलना मत। और एक ट्रू हत्यारे के तौर पर एक नए जन्म को लो, नए तरीके से मतलब कि आप सीख कर आगे बढ़ो। और वो एसेंशियल जो थे अपने मार्क्स को लगा रहा होता है और फिर यह बंदा भी अपने मार्क्स को लगाते हुए कहता है ठीक है, चलो फिर हम इसकी योजना बनाते हैं कि अब आगे उन्हें किस तरीके से निपटाया जाए। आखिरकार अपने एक अयोग्य स्टूडेंट के काम को साफ तो करना ही होगा। और फिर वह यहाँ पर जो सीन होता है सीधे शिफ्ट हो जाता है और हमें फ़िलहाल के लिए इनके थंबनेल को दिखाया जा रहा होता है, जहाँ पर जो चोसेंग है और उसका बचपन वाला रूप दोनों एक साथ बैठे हुए हैं। हालाँकि स्टोरी की स्टार्ट होती है तो थोड़ी-थोड़ी थंबनेल्स को दिखाया जाता है और हमारा सीन यहाँ पर जाता है, यहाँ आग जल रही होती है और यहाँ पर जो मयोंग-गॉल है यानी चोसेंग है वो अपनी यादों को जी रही है। यादों को देख रही है सपने में। यहाँ पर कोई कह रहा होता है कि भैया हमारा भागने का एकमात्र मौका है, ये चांस हम बिल्कुल भी जाने नहीं दे सकते हैं। जल्दी करो और भागो, इससे पहले कि वह चुड़ैल जल्दी यहाँ पर वापस आ जाए। हमें यहाँ से भागने की ज़रूरत है। भागो, भागो हमारे परिवार वाले हमारे इंतज़ार कर रहे हैं, हमें अपने उन्हें प्रोटेक्ट करना है, उन तक पहुँचना है। और हम देखते हैं यहीं पर चोसिंग भी होती है, जो अपने गुड्डे को लेकर अपने पास आगे की ओर बढ़ रही होती है और जंगलों में आवाज़ आ रही होती है, जल्दी करो, जल्दी करो। और हम देखते हैं उन बंदों को जो बच्चों को पकड़ते हैं, वो यहाँ पर कुछ बच्चों को पकड़ रहे होते हैं, कैप्चर कर रहे होते हैं, कह रहे होते हैं उन्हें पकड़ो। यदि हमने उन्हें खो दिया तो हम यहाँ पर मारे जाएँगे। और हम देखते हैं इसी भागने के दौरान जो चोसिंग होती है, वो ज़मीन पर गिर चुकी होती है। जिसे देखकर एक लड़की पलटकर कहती है चौसेन। और हम देखते हैं दूसरा कह रहा होता है नहीं उसे यहीं पर छोड़ दो। आखिरकार उसके फैमिली में लौटने के लिए कोई है भी नहीं। वापस जाएगी तो उसके परिवार में तो कोई बच्चा ही नहीं है। तो वह पहले ही ऐसे ही मारी जाएगी, सर्वाइव नहीं कर पाएगी वहाँ पर पहुँचकर। इसलिए यहीं पर इसे छोड़ दो और आगे बढ़ो। और हम देखते हैं वही लोग इन्हें छोड़कर आगे बढ़ जाते हैं। बट जो चौसेन होती है वह यहीं पर रुक जाती है और अपने डोल को एक और करने लगती है। और तो वे लोग भाग रहे होते हैं, कह रहे होते हैं ये क्या, हमारे आगे ही वह चुड़ैल आकर खड़ी है, आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है। वह ऑलरेडी यहाँ पर पहुँची हुई है, भागो भागो यहाँ से भागो। दूसरी ओर भागो तो ये आवाज़ आती है नहीं नहीं नो नो। और हमें कुछ खून के छींटे दिखाए जाते हैं और कह रहा होता है कि ये क्या, ये तो यहाँ पर भागने की कोशिश कर रहे हैं, इन सभी को मार डालो एक पनिशमेंट के तौर पर। और वहाँ कोई कह रहा होता है नहीं मुझे छोड़ दो, मैं कभी फिर नहीं भागूंगा, मैं वादा करता हूँ। और उनकी चिल्लाने की आवाज़ें आ रही होती हैं और कोई कह रहा होता है बच्चा ये क्या, तुमने उससे तो पूरा जला ही दिया, वो सड़ चुका है और कैसे कैसे सड़कर मर सकता है। और वो कह रहा होता है मुझे कृपया करके छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। और ये सारी आवाज़ें चौसिंग सुन रही होती है, वह एक पेड़ के पीछे चुपचाप जाकर छिप चुकी होती है। और वहाँ आवाज़ आती है कि जो बचे हुए बच्चे हैं उन्हें वापस से बांध दो और उन्हें वापस ले चलो। और जो यहाँ पर मारे गए हैं उन्हें जानवरों को खिलाने वाले सामान के तौर पर काट काट कर जानवरों के आगे फेंक दो। और हम देखते हैं यहाँ पर उस लेडी को, उस चुड़ैल को, जो कि यहाँ पर मयूंगल के पीछे आकर खड़ी हो चुकी होती है और वह हंसते हुए उसी की ओर देख रही होती है। और इस चीज़ को यहाँ पर जो चौसेंग है वो भी सेंस कर चुकी होती है। और वह जो लेडी होती है वह कह रही होती है यह बहुत ही ज़्यादा पैथेटिक है। आखिरकार वह इस तरीके से कैसे भाग सकते हैं जिसने उसे यहाँ पर रहने की जगह और खाने को चीज़ें दी हैं। वह यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा मतलब कि धोखेबाज की तरह एक्ट किए हैं। और हम देखते हैं यहाँ पर चौसेंग उसकी ओर पलट कर रोते हुए देख रही होती है और वहाँ पर आवाज़ आ रही होती है मैं तुम्हें सबसे बुरे मालिकों के पास बेच दूंगी। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है इनकी हालत को, इनको सुझा दिया गया होता है मार मार कर। और यहाँ पर बातें चल रही होती हैं, ये तो बहुत ही ज़्यादा सूखे हुए लग रहे हैं, क्या ये एक सप्ताह भी टिक सकते हैं। और एक ओल्ड मैन इन्हें खरीदने के लिए आया होता है और वह कह रहा होता है तो क्या उन सभी के लिए इतना मतलब कि कीमत काफ़ी होना चाहिए, कितना इनकी तुम लोगों ने रेट लगा कर रखी है। फिर हमें इनके बाद के सीन को दिखाया जाता है जहाँ चोसेंग को फिर मतलब कि इस बंदे के द्वारा किसी और बंदे को भेजा जा रहा होता है कुछ समय के बाद। और यहाँ पर कह रहा होता है एक बार जब वे साफ़ हो जाएँगे तो और भी काफ़ी अच्छी दिखेंगी। हम देखते हैं यहाँ एक मोटा कह रहा होता है अच्छा तो वह बीच वाली की कितनी कीमत है। और हम फिर देखते हैं यहाँ पर कुछ और लड़कियों के बीच में चोसेंग पहुँच चुकी होती है और कोई कह रहा होता है कि मुझे यह लड़की पसंद आई है, मुझे यह चाहिए। और हम देखते हैं ये लोग मतलब कि स्कॉलर्स होते हैं पढ़े लिखे। वो तो और वो करने से ठर के स्कॉलर कह रहा होता है ठीक है, उसके लिए बताओ कितना कीमत है, मुझे वह विशेष रूप से चाहिए मयोंग वोल इसका नाम बदल दिया गया होता है। और अभी प्रेजेंट में हम देखते हैं यहाँ पर मयोंग वोल इन सभी चीज़ों को याद कर बिल्कुल खामोश होती है। और जो यहाँ पर इस जगह की जो मास्टर है यहाँ की इस होटल की, वह इसके सामने बैठी हुई होती है जिसका नाम सुगी है। और यह कह रही होती है कि आखिरकार तुम्हें ऐसा देखकर लग रहा है कि तुम्हें बहुत ही ज़्यादा आराम की ज़रूरत है, तुम सदमे में हो। तो चौसेंग कह रही होती है कि हाँ, मैं फ़िलहाल के लिए अच्छी तो ठीक महसूस नहीं कर रही हूँ, लेकिन हमें यहाँ पर मेहमानों की स्वागत भी करना है, इसलिए मुझे जल्द जाकर काम करना होगा, यहाँ आराम मैं नहीं कर सकती हूँ। तो हम देखते हैं ये सुनकर सुगी कह रही होती है कि नो, तुम्हें अभी रेस्ट करना है। मैं नहीं चाहती हूँ कि जब यहाँ पर तुम्हें असैसिनेशंस किया जा रहा हो और तुम्हारी जान के पीछे कोई पड़ा हो तो तुम ऐसे समय पर कोई काम करो। तुम्हारे साथ यहाँ पर गार्ड तैनात रहेंगे और वो तुम्हारी प्रोटेक्शन करेंगे। और वो यहाँ पर हमारी लेडी वॉरियर को बुलाते हुए कहती है कि अभी के लिए तुम मयंक वॉल को पर्सनली तौर पर गार्ड करोगी और पूरे समय इसी के साथ रहोगी। ये सुनकर वह कहती है यस सुगी। और हम देखते हैं यहाँ पर यह बोलती है कि मैं यह तुम्हारे लिए नहीं कर रही हूँ, इसलिए कि तुम यहाँ पर ज़िद्दी बिल्कुल भी मत बनना, क्योंकि यह मेरे काम पर भी इफेक्ट पड़ सकता है। यहाँ पर अगर कोई नोट ना करो, अगर वो एसेसियन मेहमानों के स्वागत के बीच में ही तुम्हें मार देता है तो फिर क्या होगा, इससे बहुत ही ज़्यादा हड़कंप मच जाएगा। इसलिए मैं यहाँ पर तुम्हें अकेले बिल्कुल नहीं छोड़ सकती हूँ, गार्ड के करीब ही रहना तुम। हम देखते हैं सुनने के बाद चौसेंग यहाँ पर कुछ भी नहीं कह पाती है और फिर वहाँ
वहाँ पर आवाज़ आती है, क्या तुम समझ रही हो? डू यू अंडरस्टैंड? तो फिर चोसेन कहते हैं यस सुगी। उसके बाद फिर हमारा सीन यहाँ पर उन गार्ड से होते हुए चोसेन के कमरे की ओर जाता है, जहाँ पर जगह-जगह पर गार्ड्स तैनात होते हैं और वो भी बहुत ज़्यादा खामोश होते हैं और परेशान भी होते हैं। और फिर हम देखते हैं यहाँ पर चोसेन के कमरे के बाहर जहाँ पर लेडी वॉरियर और योंग भी होते हैं, और लेडी वॉरियर कह रही होती है तो यहाँ पर ये सब कुछ ऐसे-ऐसे हुआ था। योंग बता रहा होता हाँ, यदि मैं उस जगह पर सावधान नहीं होता और उस पहाड़ी पे जल्दी नहीं पहुँचता, तो वहाँ पर चोसेन बिना किसी को पता चले मारी गई होती। और वह बताते हुए उससे कहता है कि हालाँकि जो वो असिस्टेंट था वो कम हाइट का था उसका, छोटा था, लेकिन वह काफ़ी ज़्यादा तेज़ था। नहीं, वह सिर्फ़ तेज़ ही नहीं था, बल्कि वह मेरे हमले को भी बिल्कुल साफ-साफ तौर पर असफल कर रहा था। मेरे एक भी अटैक उस पर डायरेक्टली हिट नहीं हुए थे। मुझे नहीं पता कि आखिरकार मुझे उस समय क्या करना था उसे रोकने के लिए, लेकिन मैंने जितने भी प्रयास किए सारे बेकार रहे। तो यह सुनकर यहाँ पर वह कहती है लेडी ओरिया कि अच्छा, तो एक असिस्टेंट, मैंने एक बार अपने दादाजी के बारे में दादाजी से इनके बारे में सुना था। इन हत्यारों के बारे में ऐसी बात कही जाती है, यदि वे अपने मिशन में फ़ेल हो जाते हैं तो वे जल्द ही वापस लौटते हैं, ताकि उनकी जो फ़ेल होने की अफ़वाह है वह उससे मतलब कि तेज़ी से फैले, उससे पहले वह उस टारगेट को मारकर ख़त्म करना ही पसंद करते हैं। वह अपनी असफलता एक बहुत ही बड़े बदनामी के तौर पर रखते हैं, इसलिए वह इसके बदले जितने ग्रज को रखते हैं उसे निपटाने के लिए वह जल्द ही वापस लौटेगी और मयूंगोल पर हमला करेगी। इसलिए निश्चित तौर पे हमें इसके लिए तैयार रहना होगा, श्योर रहना होगा। वह आज रात ही ज़रूर हमला करेंगे। हमें फिर दिखाया जाता है कि यहाँ पर इनका जो परफेक्शन है, यहाँ पर तो बाकी जगह पे बाकी रूम्स में खाना-पीना, नाचना-गाना सब चल ही रहा है, इन सभी की पार्टी-सार्टी, और वहीं पर कोई नाच रहा होता है और कहता है आज का रात का जो संगीत है वो बिल्कुल ही अलग है और मस्त है। तो हम देखते हैं लड़की कह रही, तो ओहो! तो क्या आप इसका आनंद ले रहे हैं सर? तो वो कह रहा होता है हाँ, हाँ, शराब के साथ यहाँ पर नाचना और इस तरीके से तुम्हारे साथ बातें करना सचमुच में शानदार है। और यहाँ पर और भी बाजे आ रहे होते हैं कि मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि आखिरकार मैं और क्या-क्या कर सकता हूँ। आओ, तुम मेरे पास आओ, यहाँ तो आओ, यह तो बहुत ही बढ़िया है। और हम देखते हैं इसी तरह शोरगुल चल रहे होते हैं, बट जो यहाँ पर हमारी चोसेंग होती है वह कुछ लेटर को पढ़ रही होती है, और वह यहाँ पर इसे मांझी को देते हुए कहती है कि ठीक है, तुम इसे लेकर अब यहाँ पर वहाँ तक पहुँचा दो। तो ये कहता है ठीक है लेडी मयंगोल, और वह यहाँ से कमरे से कोई गेट खोलता है, बाहर की ओर देखता है, यहाँ से निकल जाता है। और फिर यहाँ से वो जाते हुए मतलब कि आगे की ओर बढ़ ही रहा होता है चुपचाप। यहाँ जो उस कमरे का सीन आता है जहाँ पर मयंगोल बिल्कुल खामोश होती है, और राइटर बता रहा होता है कि यह कर रही होती है इस वक्त अपने मन में कि हथियारों से बिल्कुल भी मुझे डरने की आवश्यकता नहीं है। तुमने इससे भी अब बुरी चीज़ों से निपटा है और खुद को संभाल कर रखा है। आप पहले भी अपनी जीवन में कई खतरों को पैदा करके ख़त्म की है। इन परिस्थितियों से बचकर निकली हैं, तो इस बार भी आप यहाँ से निकल ही लेंगी, खुद को संभाल लेंगी। आप स्वयं को इस बार काबू में रख सकती हैं। और तभी हम देखते हैं यहाँ पर दूसरी ओर से वह देख रही होती है, जहाँ पर आवाज़ें आ रही होती हैं काफ़ी हँसने की, शोरगुल करने की, और ये वही बंदा होता है, वही शराबी होता है, जिसे देखकर लड़की कह रही थी माय लॉर्ड, माय लॉर्ड। और वो कह रहा था उफ़, उफ़। और हम देखते हैं यहाँ पर यह शराब पीकर टुल हो चुका होता है, ज़मीन पर गिर चुका होता है, और बगल वाला इसका साथी बोल रहा था क्या हो रहा है? तो यहाँ पर लड़कियाँ बताती हैं कि उसने ज़्यादा ही शराब पी लिया और वह अब यहाँ पर बेहोश होकर गिर चुके हैं। लगता है उनका सर चकरा रहा था। क्या वह ठीक होंगे सर? और फिर हम देखते हैं मयंक को तभी खिड़की की ओर से कुछ चीज़ें आकर गिरती हैं, वह अपने टेबल पर देख रही होती है, जहाँ पर उसके लिए एक लेटर आकर गिरा हुआ होता है उसके टेबल पर, जिसे देखकर वह काफ़ी ज़्यादा हैरान होती है। वह कह रही वहाँ वहाँ पर उस लेटर को जब वह खोलकर पढ़ रही होती है, तो उसमें लिखा हुआ होता है कि उस लड़की के लिए यह लेटर है, जो मौत के फूल को जो लिए बनी गई है, और मौत के फूल को चूज़ किया गया है। मेरे स्टूडेंट ने तुम्हें मारने में असफल रहा और तुम्हें शांतिपूर्ण मृत्यु नहीं दे सका, लेकिन मैं आज तुम्हारे पास सुबह से हूँ और अनगिनत अवसर मुझे मिले हैं तुम्हें मारने को। और हमें उसे नाचने गाने वाली जगह पर सीन को दिखाया जा रहा होता है, जहाँ पर ये हत्यारे होते हैं, और वह अभी भी लेटर्स को पढ़ रही होती है, जिसमें लिखा होता है, हालाँकि एक हत्यारे के तौर पर मेरा मानना है कि केवल आपको यहाँ पर मारना सही नहीं होगा। तुम्हारे साथ-साथ तुम्हारे यहाँ साथी जितने भी हैं, उन सभी वेश्याओं को मुझे मार देना चाहिए। अगर तुम यहाँ पर अपनी मृत्यु अशांति तौर पर चाहती हो और अपने इन साथियों की मौत को नहीं चाहती हो, तो तुम्हारे लिए यहाँ पर उपस्थित रहना ही इन सभी के लिए खतरनाक है। और हम देखते हैं यहाँ पर ये लड़की तो एक बंदे को देखकर कह रही होती है, ओहो! आखिरकार ये क्या हुआ? ये अभी पूरी तरह से काफ़ी ज़्यादा नशे में है सर। और हम देख रहे होते हैं मयूंगल अभी भी लेटर्स को पढ़ रही होती है, जिसमें लिखा होता है, भले ही यहाँ पर आए हुए मेहमानों को ही मुझे क्यों ना मारना पड़े, और तुम्हारे साथियों को, अगर मैं तुम्हें यहाँ मारता हूँ तो उनके साथ साथ मुझे इन सबूतों को मिटाने के लिए इन सभी को साफ करना होगा। और अगर तुम इनकी मृत्यु नहीं चाहती हो और इनसे थोड़ा बहुत भी प्रेम करती हो, तो तुम्हें तुरंत ही तुरंत इस जगह से निकल जाना चाहिए। अगर तुम अपनी साथियों की जान को चाहती हो तो यहाँ से निकल जाओ, इसी में तुम्हारी बुद्धिमानी है और इसी में तुम्हारी भलाई है। और हम देखते हैं ये लेटर पढ़ने की देरी थी कि चौसन तुरंत ही अपने गेट को खोलती है और तेजी के साथ बाहर की ओर निकलती है। और इसी तरीके से निकलते हुए देख योंग कह रहा होता है, चोसेन आखिरकार क्या कर रही हो, तुम कहाँ जा रही हो और तुम यहाँ पर आगे की ओर क्यों जा रही हो? तो चोसेन कहने लगती है, नहीं, मेरे पीछे बिल्कुल मत आना। और वह कहती है कि मेरा पीछा बिल्कुल भी मत करना। और ये कहने के साथ आगे की ओर वह बढ़ जाती है। बाहर निकलने के साथ
तुरंत ही उस जगह पर जाती है जहाँ पर घोड़ों को खड़ा किया गया होता है और उनमें से एक घोड़े को लेकर वहाँ से जाते हुए कह रही होती है कि उन्हें कह देना कि इस घोड़े को मैंने थोड़ी देर के लिए उधार लिया है। और वह तेज़ी के साथ वहाँ से भागने लगती है उस पैलेस अफेक्शन से, ताकि वह कहीं और जाकर अपनी जान को बचा सके, क्योंकि अगर वह वहाँ रही तो असिस्टेंट्स तो वहीं पर हैं, वह इसे मार डालेंगे। बट हम देखते हैं इतने घोड़सवारी को कहते हुए मतलब तेज़ी से आगे की ओर बढ़ रही होती है, लेकिन यहाँ पर राइटर बताता है कि जितना संभव हो सका उसने खुद को यहाँ से दूर ले जाने की कोशिश की, लेकिन यह उन असिस्टेंटों के लिए काफ़ी नहीं था। तभी अचानक मेहुंगोल को एक आवाज़ आती है कि तुम्हारी घोड़सवारी तो सचमुच में काबिलिए तारीफ़ है, कि आपने सोचा था कि आप अपने घोड़े पर सवार होकर यहाँ से बचकर निकल सकती हो। और तभी हम देखते हैं वो जो वायर्स होते हैं वैसे दिए और इसके घोड़े को वहीं पर धीरे-धीरे करके लपेटने लगते हैं, और जिसकी वजह से चोसेन को काफ़ी दिक्कत होती है। बट तभी वहाँ पर एक व्हाइट बाल वाले मैन को देखती है, क्योंकि यहाँ पर हमारे ओल्ड मैन हान की एंट्री हो चुकी होती है, जो यहाँ पर तेजी के साथ आने के साथ मेहुंगोल को यहाँ से अपने साथ बचाते हुए साइड की ओर लेकर जाते हुए कहता है कि हेलो असेसियंस, कैसे हो जेंटलमैन। और हम एक जोरदार देखते हैं फिस्ट की एनर्जी को, जो कि यहाँ पर चारों ओर फैल चुकी होती है, और यह ओल्ड मैन के उस फिस्ट अटैक की वजह से हुई होती है। और उस अटैक की वजह से यहाँ पर जितने भी इसके वायर्स के अटैक्स होते हैं वह सहज तौर पर चारों ओर ढीले पड़कर दूर हट जाते हैं, और ओल्ड मैन यहाँ पर एक शानदार खोज के साथ इसका एक थंबनेल दिखाया जाता है। फिर हमारा सीन इसी जगह पर आता है जहाँ पर ओल्ड मैन इसके सामने बिल्कुल खड़ा होता है और अपनी गोल्डन ऑरा को रिलीज कर रहा होता है, और इन असेसियंस को डराने के लिए सबसे पहले अपने ऑरे को रिलीज करते हुए एक डिफेंसिव स्टेंस को लेता है, जिसकी प्रेशर काफ़ी ज़्यादा ही होती है। और हम देखते हैं इस प्रेशर की वजह से ये जो असेसियन होते हैं दूर हट चुके होते हैं, और ये जो झाड़ियाँ होते हैं उनमें जा चक्कर चुप चुके होते हैं, ये शांति से चुपचाप वहीं पर खड़े होते हैं, बहुत ही सतर्कता से सामने की ओर देख रहे होते हैं। और इन असेसियन को ऐसी चीज़ों को करते हुए देखकर ओल्डमैन इनकी पावर को अंदाज़ा लगाते हुए कहता है कि उन्हें देखकर तो लगता है कि ये कोई आम असेसियंस नहीं है। आमतौर पर ये जो होते हैं अगर नॉर्मल बंदे होते हैं तो अभी यहीं पर मारे जाते हैं, मतलब ये डर के मारे भाग रहे होते हैं मेरी पावर को देखने के बाद। लेकिन ऐसा लगता है कि ये मेरे छोटे पिल्ले के लिए भी कुछ ज़्यादा ही पावरफुल थे। अच्छा हुआ कि मैं यहाँ पर आ गया। इनकी सतर्कता को, मतलब कि ये जो इतना एक्टिव है उसे देखने के साथ मैं यहाँ पर अनुमान लगा सकता हूँ कि वे दोनों ज़रूर ही तुआन लेवल पर मौजूद होंगे, जो कि एक ऊँचे लेवल के मास्टर का मतलब लेवल है। और वह कहता है कि विशेष रूप से इनमें इसके साथ जो यहाँ पर ये लंबे वाला बड़े वाला जो बंदा है, वह यहाँ पर इसकी एनर्जी उस छोटे वाले से कुछ ज़्यादा ही है। और वह कह रहा होता है ये ज़रूर ही उसका मास्टर होना चाहिए। और ऐसे मास्टर के औरे को मैंने काफ़ी समय से नहीं देखा है, मतलब कि काफ़ी समय से किसी मास्टर से फाइट नहीं की है। और हम देखते हैं कि जो बंदे होते हैं, जो असिस्टेंट्स जो पेड़ पर खड़ी होती है, उस पर सीधे यहाँ पर हमारी लेडी वॉरियर तेजी के साथ अपने स्वॉर्ड को लेकर एक जोरदार अटैक करती है। वह टहनी के साथ इसे भी काटने की कोशिश करती है, बट वह असिस्टेंट जो होती है वह अपने मतलब उस कांटेदार की वजह से वह पर बच चुकी होती है, वह उससे इसके स्वॉर्ड अटैक को टैकल कर लेती है। और जो यहाँ पर लेडी वॉरियर होती है एक स्वॉर्ड टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए इस पर जोरदार अटैक करती है, और वह कहती है कि द फ्लो ऑफ द स्काई टेक्निक, जिसकी वजह से यहाँ पर उस पर डायरेक्ट थंडर की तरह लाइटनिंग अटैक हो रहे होते हैं। और वह जो होती है लेडी असिस्टेंट, वो यहाँ से इधर-उधर जंप लगाकर बचने की कोशिश कर रही होती है, और हालाँकि वो असिस्टेंट लेडी की बॉय अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। तभी हम देखते हैं यहाँ पर हमारी लेडी वॉरियर पीछे की ओर वापस आ चुकी है उस पर एक हमला करने के साथ, और यहाँ पर ओल्डमैन देखकर कह रहा था ओहो! काफ़ी शानदार हमला था। और यहाँ पर ये लेडी वॉरियर कहती है क्या आप ठीक है मयूंगोल? और हम देखते हैं ओल्डमैन कहता है कि आखिरकार तुम्हारी जो ये लाइट फुट टेक्निक है काफ़ी शानदार है, लेकिन मेरा छोटा बिल्ला कहाँ है? वो अभी तक यहाँ पर क्यों नहीं पहुँचा है? तो यहाँ पर ये लेडी वॉरियर कहती है कि अगली बार से थोड़ी-सी उसे और अच्छे तरीके से तुम ट्रेन करना, वह बहुत ही ज़्यादा धीमा है, इसलिए मैं पहले यहाँ पर पहुँच चुकी हूँ। और हम दिखाया जाता है हमारे हीरो को, जो कि यहाँ पर चौसेंग चौसेंग चिल्लाते हुए तेज़ी के साथ आ रहा होता है, और इसकी आवाज़ें यहाँ तक पहुँच रही होती है, क्योंकि वो बंदा अभी भी दूर में है। और हम देखते हैं यहाँ पर जो असिस्टेंट होता है वो आगे की ओर बढ़ते हुए कहता है कि ऐसा लगता है कि तुम बहुत ही लकी बेसिया हो, क्योंकि तुम्हारी यहाँ पर जो प्रोटेक्शन है वह काफ़ी ज़्यादा ही कड़ी है, क्योंकि तुम मुझे साफ-साफ इन बंदों को देख पा रहा है कि ये पावरफुल है। और वह कहता है कि जब मैंने सुना कि मेरा स्टूडेंट यहाँ पर असफल रहा तुम्हारे इस इन प्रोटेक्शन के साथ तुम्हें मारने में, तो मैंने उसे ही दोषी ठहराया। लेकिन ऐसा लगता है कि यहाँ पर वह दोषी नहीं था, बल्कि यहाँ पर मुझे अधिक पैसे लेने चाहिए थे तुम जैसे किसी फ्लावर को मारने के लिए। हालाँकि अफ़सोस की बात है कि मैंने काफ़ी सस्ते में उनकी डील कर ली। लेकिन हत्या की कला, क्या तुम्हें लगता है कि यह बिना शोरगुल के करना बिल्कुल आसान होता है? अब तुम्हारे लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं होने वाली है, क्योंकि तुम जैसी वेश्या के लिए मुझे कुछ और अधिक अर्थहीन लोगों के जान को लेना पड़ेगा, जो कि बिल्कुल फिजूल खर्ची होगी, मतलब बिना मतलब की मेहनत। और वह इनकी ओर देख रहे होते हुए खामोश खड़े होते हैं। ये कहता है कि मेरा सुझाव है कि तुम्हारे यहाँ पर खुद को हार मान लेना चाहिए और चुपचाप एक खूबसूरत डेथ का मजा लेना चाहिए। ये सुनकर तो ये बिल्कुल भी खामोश हो जाती है चौसेन, और खामोश होने के साथ फिर कहती है कि तुम क्या बकवास कर रहे हो? क्या तुम पागल हो बूढ़े आदमी? आखिरकार तुम्हें क्या लगता है, क्या डेथ कभी भी खूबसूरत हो सकती है? यहाँ पर जो खूबसूरत होती है वह कुछ चीज़ें होती हैं। क्या तुमको लगता है कि मैंने इतने सारी चीज़ों को जो झेला है और इतने आगे तक आई हूँ, उसके बाद में यहाँ पर तुम जैसों के हाथों से बस मारी जाऊँ? हम देखते बाद फिर भी डर रही होती है, छुप कर कर रही होती है कि इसके बजाय कि तुम ही क्यों नहीं मर जाते हो? वो खूबसूरत डेथ तुम क्यों नहीं देखते हो? तुम ही उसके मज़े लो। तभी ओल्डमैन यहाँ पर चोसेन की ओर देखते हुए कहता है कि आखिरकार तुम मुझसे सिर्फ़ अपना चेहरा दिखाकर क्यों बात कर रही हो? तुम इस तरीके से छिपे क्यों रही हो? सामने आकर खुल से अपनी पूरी भड़ास निकालो। और हम देखते हैं इतनी देर में हमारा जो यहाँ पर योंग है वह पहुँच चुका होता है, और कहता है चिल्लाते हुए ये, और वो एक जोरदार मुट्ठी बनाते हुए कह रहा होता है तू तो साला आज गया ऑलरेडी, तू यहाँ पर पकड़ा गया है। बट
हम देखते हैं हमारे इस लंबे एसेसियन को जो अपने हाथ के साथ एक फ्लो का झटका देता है और यह योंग का योगा बन चुका होता है, क्योंकि यहाँ पर वायर्स के द्वारा इसे लटका दिया गया होता है। इसके चारों तरफ से इसके कई सारे बॉडी पार्ट्स को बांध कर इसे टांग दिया गया होता है और हम देखते हैं किसी समय भी यहाँ पर कट सकता है। और इसके जो वायर्स होते हैं चारों ओर यहाँ जंगल में पेड़ों पर लकड़ियों पर फैले हुए होते हैं और योंग कर रहा होता है व्हाट, आखिरकार ये कैसे हो गया। और हम देखते हुए एसेसियन कर रहा होता है आखिरकार ये गधा कहाँ से आ गया रे। और हम देखते हुए अपने उस कांटेदार वेपन के साथ इसके गले की ओर हमला करते हुए कहता है कि तुम यहाँ पर केवल अपनी मृत्यु के लिए आए हो। और हम तभी देखते हैं यहाँ पर ओल्डमैन तेजी के साथ आता है और इसके उस वेपन को तुरंत ही साइड की ओर कर देता है और साइड करते हुए कहता है मुझे इसके लिए माफ़ कर देना, लेकिन यह जो छोटा पिल्ला है और उसकी वह बहन अपनी जगह नहीं जानते हैं। और वह उसके उस वेपन को मतलब झटका देते हुए पीछे की ओर हटाते हुए कहता है कि लेकिन ईमानदारी से कहूँ तो मुझे भी नहीं पता कि आप यहाँ पर किन चीज़ों को लेकर बात कर रहे हैं। यहाँ पर मेरे रहते इनको मारना। और वह यहाँ ओल्डमैन अपने ऑरे को रिलीज कर रहा होता है, हंस के इसकी ओर देख रहा होता है, मजाक किसका उड़ा रहा होता है। तो यहाँ पर यह देखकर यह सेशन कहता है फास्ट, वेरी फास्ट। मैंने सोचा था कि आपके जैसा कोई व्यक्ति जो कई साल पहले ही चुपचाप मारा गया होगा, लेकिन वह अभी तक जिंदा है। तो यहाँ ओल्डमैन इसकी ओर टेढ़ा गर्दन करते हुए कहता है क्या तुम मेरे को पहचानता है, क्या तुम मेरे को जानता है। तो यह सेशन कहता है कि नहीं, मैंने केवल बस तुम्हें बहुत समय पहले दूर से देखा था, लेकिन मैं इसे कभी भी भूल नहीं सकता हूँ। और हम देखते हैं यहाँ पर जो योंग है वह दूसरी ओर देख रहा होता है और यहाँ पर बातें चल रही होती हैं कि यहाँ ऐसा माना जाता है एक प्रतिष्ठित व्यक्ति जिससे मिलना सौभाग्य की बात है, क्योंकि हर एक युद्ध क्षेत्र में तुम्हें एक आवारा कुत्ते की तरह जाना जाता था, जो युद्ध के मैदान में जहाँ भी जाता और वह आवारा कुत्ता दिखाई देता तो वहाँ कोई भी जनरल कभी भी उसके सामने खड़ा नहीं हो पाता और कोई भी यहाँ पर यूनिट उससे दुश्मन नहीं मोल लेने के बाद बिना किसी नुकसान के कभी भी बच नहीं पाई है। युद्ध में एक बेजोड़ नाम मतलब कि अनटचेबल बैटल में उस ओल्ड मैन का नाम लिया जाता था और हमें दिखाया जा रहा था इसके क्रूअल अटैक मतलब कि पहले के एक्शंस को। और वह बता रहा होता है कि वन ऑफ द वन उन 5 किंग्स में से जो वॉर में जाने जाते थे उनमें से एक द फीस्ट किंग जियो जोसाल द वंडरर। और हम देखते हैं कि इस नाम को सुनने के साथ यहाँ लेडी वॉरियर हैरान हो चुकी होती है, कहती है कि क्या द फीस्ट किंग जियो जोसाल। और फिर हम देखते हैं यहाँ पर ओल्डमैन चिल्लाते हुए कहता है कि लेडी वॉरियर अपने प्रोटेक्शन को, अपने गार्ड को बिल्कुल भी डाउन मत करो, अपने तलवार को। और हम देखते हैं तभी यहाँ पर जो दूसरी असिस्टेंट होती है वह छोटी वाली और यहाँ पर बिना देख मतलब कि इसी मौके का इंतजार कर रही होती है और वह तुरंत ही हमला कर देती है जोसेन पर। और यह देखने के साथ ही यहाँ पर लेडी वॉरियर अपने विंड टेक्निक का इस्तेमाल करती है और कहती है कि हेवनली गॉड ऑफ द स्काई टेक्निक। और वह यहाँ पर इसी की तेजी के साथ उसके आ रहे जो वेपन्स होते हैं उसे वहीं पर टैकल करने लगती है और वह फिर छलांग लगाते हुए इसी के साथ भिड़ने के लिए आगे की ओर बढ़ चुकी होती है और उस पर हमले किए जा रहे होते हैं। हवा में ही आपस में एक दूसरे पर अटैक्स को लैंड कर रहे होते हैं और एक दूसरे के अटैक को झेल रहे होते हैं। बट वैसी स्थिति में भी यह जो असिस्टेंट होती है वह अपने उन नीडल्स के अटैक के वेपन को दूसरी ओर मोड़ते हुए सीधे यहाँ पर चोसेन की ओर भेज रही होती है। और तभी हम देखते हैं यहाँ पर चोसेन को बचाने के लिए योंग आ चुका होता है और वह अपनी फिस्ट पाम टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए उसके वो नीडल्स को अपने प्रेशर के साथ पीछे की ओर धकेल देता है और वह खड़े होकर कह रहा होता है कि बिल्कुल भी डरना मत चोसेन, आप यहाँ पर बिल्कुल भी मारी नहीं जा सकती है, आप यहाँ पर मरने वाली बिल्कुल भी नहीं है। हमने बहुत सी चीज़ों को झेला है और उसके बाद बचकर निकले हैं और फिर वापस से एक दूसरे के साथ मिले हैं। इसके बाद मैं तुम्हें यहाँ पर बिल्कुल भी खोने नहीं दे सकता हूँ, मैं तुम्हें यहाँ पर प्रोटेक्ट करूँगा। और हम देखते हैं दूसरी ओर अपने स्वॉर्ड के साथ उसके कांटों के साथ वह लड़ रही होती है और यह जो होती है असिस्टेंट अपने नीडल्स को भी कंट्रोल करते हुए इसके ऊपर हमला किए जा रहे होते हैं। बट हमारी लेडी वॉरियर भी काफ़ी पावरफुल है तो वह अपने द स्काई फ्लावर टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए इसके सारे अटैक्स को झेल रही होती है। बट यहाँ पर यह जो असिस्टेंट होती है इस पर भारी पड़ रही होती है और हमारी लेडी वॉरियर को पीछे की ओर धकेलते जा रही होती है। और ऐसा करते हुए देख वह कर रही होती है कि यह आदमी बहुत ही ज़्यादा तेज है और एक बिल्कुल अनप्रेडिक्टेबल व्यक्ति है, क्योंकि यह यहाँ पर हर एक हमला मेरे वाइटल पॉइंट्स पर करने की कोशिश कर रही है और उसे ही सीधा निशाना बना रही है, क्योंकि उन पर एक बार अटैक होता है तो यह जाहिर तौर पर आगे फाइट नहीं कर पाएगी अच्छी तरीके से और बस ऐसे लगातार इस पर हमले किए जा रही होती है। तो हम देखते हैं तभी यहाँ पर इस फाइट के बीच में योंग भी अपनी एंट्री ले लेता है और वह भी इस लेडी असिस्टेंट मतलब कि इस असिस्टेंट पर हमला करने के लिए एक जोरदार पंच मारता है, जिसे असिस्टेंट अपने किक के द्वारा टैकल करती है। बट उस पंच में काफ़ी ज़्यादा प्रेशर होता है जिसकी वजह से वह धकेली जाती है पीछे की ओर और पीछे की ओर जाकर लैंड करती है और खुद को किसी तरीके से संभालती है। और हम देखते हैं इसकी बॉडी कांप रही होती है, उस अटैक में काफ़ी ज़्यादा एनर्जी होती है। तो यह देखकर यहाँ पर जो लेडी वॉरियर होती है वह कहती है ये क्या हुआ अचानक। और यहाँ पर योंग बोल रहा था है मैंने यहाँ पर आकर इस फाइट में हस्तक्षेप किया है इसलिए यह हुआ है, तुम्हें क्या मेरे लिए थैंकफुल नहीं होना चाहिए। तो लेडी वॉरियर कहती है कि आखिरकार तुम्हें क्या लगता है क्या मैं हार रही थी बेवकूफ़ जो तू यहाँ पर बीच में आया है। और हम देखते हैं इस असिस्टेंट को जो उन्हीं की ओर घूर कर देख रही होती है और योंग कहता है कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मुझे माफ़ करना कि हम एक के बदले दो हो रहे हैं, लेकिन ये होना भी ज़रूरी है। और हम देखते हैं लेडी वॉरियर कहती है कि यह कोई बड़ी बात नहीं है, इसकी जिक्र करने की आवश्यकता भी नहीं है। और हम देखते हैं हमारा ओल्ड मैन जो कि यहाँ पर उनको लड़ते हुए देख रहा होता है और यहाँ वायर्स में बंधा हुआ होता है और वह कह रहा होता है
फिर भी भले ही हमारा छोटा पीला अपनी जगह नहीं जानता है, लेकिन वह जानता है कि टीम बनाकर कैसे दूसरों पर हमला करना चाहिए। वह उसके मैच के लायक अकेला नहीं है, लेकिन 2 के साथ 1 यह काफ़ी ज़्यादा रोमांचक होगा। यह काफ़ी ज़्यादा अच्छी फाइट होने वाली है। हमारा ओल्ड मैन हवा में ही लटका कर रहा होता है। यदि तुम यहाँ से बचकर निकल जाते हो पिल्ले, तो तुम काफ़ी कुछ हासिल करोगे। और हम देखते हैं ओल्ड मैन को, वह जो बंदा होता है यहाँ पर हवा में लहरा रहा होता है और उन वायर्स के साथ बाँधकर इसे मारने के लिए एक जोरदार मतलब कि खींचकर एक वायर को घुमाता है, जो कि यहाँ पर हमें साफ-साफ दिखाया जाता है कि जंगल में वह घूम रहा होता है और उससे थोड़ी-सी एक बार एक चिंगारी जैसी अटैक होती है और फिर एक जोरदार लाइनिंग दिखाई जा रही होती है लाइट की, जहाँ पर इसे खींचकर घसीटा गया जा रहा होता है और उन पेड़ों से टकराकर इसे मारने की कोशिश की जा रही होती है। बट वह उसे एक और घसीटने के बाद फिर से वापस से उठाता है और दूसरी ओर घसीटने के लिए तैयार होता है। बट हम ओल्ड मैन को देखते हैं, जो कि यहाँ पर अपने हाथ और पैरों को बस फैलाता है और इसके वायर्स यहीं पर ढीले पड़ चुके होते हैं और यह असिस्टेंट तेज़ी के साथ घिंचा हुआ इसके सामने आ जाता है और यह असिस्टेंट इसके सामने आते हुए कहता है कि आइए देखें कि आखिरकार फिस्ट किंग की जो प्रतिष्ठा है, वह सचमुच में उतनी फेमस है या नहीं है कि दूर मुड़ के उसकी सिर्फ बातें की जाती हैं। आखिरकार वॉरियर यानी कि वॉर के उन 5 किंग में से एक, क्या यह सत्य है कि वे इतने पावरफुल हैं? मैं भी इनकी पावर को जाँच करना चाहता हूँ। और इसके इसी सीन के साथ यहाँ पर हमारा ये छोटा-सा चैप्टर कंप्लीट होता है। सो लाइक, शेयर, कमेंट एंड योर सपोर्ट।